अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड जुमा मुबारक। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन सुबह के साथ में हूँ रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुल साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक। और वीकेंड का सिलसिला भी शुरू होने वाला है, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्रोग्राम में मौसम की सूरत हाल की कुछ बात करेंगे। और मुल्क भर में अब वो जो हब्स का फैक्टर था वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। और कल परसों से इस्लामाबाद में जो बारिशों का सिलसिला जारी है, अभी भी इस वक्त बाहर बारिश चल रही है और मौसम बहुत खुशगवार है। लेकिन इस सीज़न की बारिश होती इस किस्म की है कि अगर एक जगह पर हो रही है और कुछ फासले पर नहीं होती, तो इसी तरह मौसम कभी एक जगह पे खुशगवार होता है और दूसरी जगह पे खुशगवार नहीं होता। तो अब ये मानसून का सिलसिला ख़त्म हुआ और फिर उसके बाद अब ये आगे जो है वो भादों का सिलसिला चल रहा है। ये मानसून शजरकारी का सिलसिला भी है। तो जब बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ पर थोड़ी सी भी ग्रीनरी के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी अब इस वक्त जो है ना वो सरसब्ज़ व शादाब किस्म के पहाड़ नज़र आते हैं। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस मौसम के तहत शजरकारी मंसूबे का, शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है। तो आप लोग अपने घर के इर्द गिर्द करीब में छत पर एटलीस्ट एक गमला लेकर ज़रूर लगाएं, ताकि एक इको फ्रेंडली माहौल को भी फरोग दिया बिल्कुल जा ऐसे ही। और आप जब किसी क्राउडेड एरिया में घूम रहे होते हैं तो आपको शदीद गर्मी लग रही होती है, लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे एरिया में आते हैं जहाँ पे बहुत सारे दरख्त लगे होते हैं, तो मौसम फ़ौरन चेंज होना शुरू हो जाता है और आपको फील होता है कि आप किसी बेहतरीन एरिया में आना शुरू हो गया। जैसे ये इस्लामाबाद में ही बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी जगहों पे आबादी है, तो वहाँ पे गर्मी लगती है, लेकिन जो वो जंगल के करीब के एरियाज़ हैं या फिर माउंटेन वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे जाते हैं तो मौसम ठंडा और खुशगवार होना शुरू हो जाता है। तब आपको फील होता है कि कुदरत ने तो हमें दरख्त दिए हैं, लेकिन हम खुद जो है उनके साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं उसको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। और वही नजम वाली बात कि आप अपनी छत पे कहीं पे भी घर में कोई ना कोई पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे आप कोई ना कोई पौधा लगा सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर उगाएं। और अब तो बहुत सारे बैंक्स हैं, बहुत सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको फ्री प्लांट्स जो है वो भी प्रोवाइड करें। तो बोलें और अपने घरों में शजरकारी की मुहिम का आगाज़ करें। ख़वातीन व हज़रात, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा घर है और इसकी तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है और अव्वलीन तरजीह भी होनी चाहिए। ताकत के ज़ोर पर बात मनवाने के ख्वाहिशमंद अफराद अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लें कि हम उनकी बात मान लेंगे। इस्लामाबाद में बटग्राम चेयर लिफ्ट के कामयाब ऑपरेशन के हीरोज़ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये मुनक्किदा तकरीब थी, जिससे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ खिताब कर रहे थे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आगा मसूद खालिद अपनी इस रिपोर्ट में। 22 अगस्त को बटग्राम के इलाके पाश्तों में रस्सी टूटने की वजह से हवा में मुअल्लिक चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों समेत 8 अफराद को एक मरबूत और कामयाब ऑपरेशन के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल पाक आर्मी, पाक फिजाइया, NDMA, इंतजामिया और दीगर मकामी रजाकारों समेत रेस्क्यू किए जाने वाले नौजवानों के एजाज में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद की सूरत हाल पर हर जी शऊर पाकिस्तानी परेशान था। पाक फौज, फिजाइया, SSG कमांडोज, रेस्क्यू 1122, इंतजामिया और मकामी अफराद ने एक मरबूत ऑपरेशन के जरिए लोगों की जान बचाई। जिस तरह का बैकग्राउंड और जिस तरह की वेदर कंडीशन, जिस तरह का चैलेंज, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, पर्टिकुलरली टू यू who did an immaculate job। और इतनी सफाई से आप लोगों ने उसको प्लान भी किया, आप लोगों ने उसको एग्जीक्यूट भी किया। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो इसमें सोचने के अमल में शामिल थे और फिर उस सोच को अमली जामा पहनाने वाले उनके साथ जो सिंक्रोनाइज हुए उनको क्रेडिट दूं। निगरान वजीर आजम ने कहा कि चेयर लिफ्ट में फंसे बच्चों ने पाक फौज के जवानों को देखकर जिस खुशी और इत्मीनान का इजहार किया, यही वो रिश्ता है जो कौम और रियासत के दरमियान मौजूद है। एग्जैक्टली बहुत ही खूबसूरत बात थी कि किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि हमारा अमन और तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ख़राब करे, और हम इस चीज़ की ज़िम्मेदारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से कबूल करते हैं। और हमारी पाक फोर्सेस जो हैं वो इसमें बहुत ही बेहतरीन रोल अदा कर रही है। जिस तरीके से चेयरलिफ्ट वाला वाक़या था तो पूरे टाइम पे लोग जो है वो देख रहे थे कि किस तरीके से जब कोई भी इस तरह का वाक़या होता है, जब फोर्सेस आती हैं तो एक एनर्जी आ जाती है, एक हौसला आ जाता है कि कोई ना कोई आपको रेस्क्यू करने वाला है। तो वो एक बेहतरीन जज्बा है और पूरी कौम जो है जब मिल बैठ के इकट्ठे हो जाती है तो वो भी एक पाकिस्तान की खूबसूरती है कि तमाम लोग जो है, कोई भी ऐसी आफत आती है, कोई भी इस तरह का मामला होता है तो उसमें तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। ख़वातीन हज़रात, बहुत ही खूबसूरत शेर के जिस सिमत भी देखूं नज़र आता है कि तुम हो, ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो,
ख़वातीनो हज़रात, हुस्नो इश्क के किस्से हों या सागरो बादा में डूबे हुए सुबह शाम का तज़किरा हो, वाइस से उलझना हो या फिर उस पर तंज करना हो, और फिर महबूब से बिगड़ने की बात हो, तानाजनी हो या फिर दुश्मन तराजी का मामला हो, हमेशा एक ही नाम सामने आता है, फराज अहमद फराज का। सो आज उनके चाहने वाले उनकी 15वीं बरसी मना रहे हैं और रोमानवी शायरी के तौर पर हर तबके और हर उम्र के अफराद में वो मकबूल हुए, और लेकिन वो एक ऐसे शायर भी थे जिसने नाइंसाफ़ी और जबर के खिलाफ इनकलाबी तराने भी लिखे। बिल्कुल, और इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज भी है। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं, तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं। मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। शेर व अदब से दिलचस्पी रखने वाला शाहिद ही कोई ऐसा हो जो बिलवास्ता या बिलावास्ता अहमद फराज की शायरी के मकाम और मर्तबे का मोतरफ न हो। जिस इन्हमाक से मुशायरों में फराज को सुना जाता, ऐसी मकबूलियत बहुत कम शुरा के हिस्से में आई है। हमारे कॉलेज के ज़माने में मतलब शुरुआत थी तो वो इतने पॉपुलर थे, डिमांड यही होती थी कि उन्हें बुलाया जाए। उनकी कोई बात कहने का अंदाज लोगों को क्लिक करती है, छोटी बात जो होती है छोटी बहर में, और तो वो आपको बहुत करीब से लगेगी, और यूथ जो है वो इन चीज़ों के पीछे जाती है। अहमद फराज अपने अहद के मकबूल तरीन शायरों में से थे। इश्क, मोहब्बत और महबूब से जुड़े हुए ऐसे बारीक एहसासात और जज्बों को फराज ने शायरी की ऐसी ज़बान दी जो उनसे पहले तक अनछुए थे। दीनो दिल तो दे बैठे, अब फराज क्या गम है, कुएं यार में गारत आबरू भी हो जाए। उनके फॉलोअर में, उनके चाहने वालों में, उनके अभी तक उनके बड़े हैं, कम नहीं हुए हैं। मैंने देखा है कि अहमद फराज कल भी जिंदा था, अहमद फराज आज भी जिंदा है, अहमद फराज मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह जिंदा रहेगी। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो वो पूरी एक्शन में, तो सुनने वाला जो है ना वो उनको शक्ल को भी देखता है, उनकी बॉडी जेस्चर को भी देखता है, बॉडी लैंग्वेज को भी देखता है, अल्फाज को भी देखता है, तब आदमी आगे आता है। मैं देख रहा था कि मेरे यारों ने बढ़कर कातिल को पुकारा, कभी मक्तल में सजा दी, गाहे रसनों दार की आगोश में झूले, गाहे हरमों दहर की बुनियाद हिला दी। जिस आग से मामूर था माहौल का सीना, वो आग मेरे लौह कलम को भी पिला दी। अपनी शायरी के जरिए फराज ने नौजवान नस्ल को तमाम उम्र आगे बढ़ने और अमन मोहब्बत के प्रचार का दर्स दिया। 25 अगस्त 2008 को फराज के इंतकाल से रोमानवी और मज़ामती शायरी का एक अहद तमाम हुआ। कई लिहाज से अपने लबो लहजे, रवैयों, तौर तरीकों और मिलने जुलने के अंदाज से यूँ लगता है कि फराज अपनी रवायत का आखिरी शायर हो जैसे। क्या बात है फराज अहमद फराज की। और ख़वातीनो हज़रात, फराज अहमद फराज की आज 15वीं बरसी भी है, तो इस हवाले से आप लोग जो हैं वो पीटीवी का एक बहुत ही मशहूर किस्म का इंटरव्यू है फराज अहमद फराज का, जो इंटरव्यू लिया था नईम बुखारी साहब ने, वो आप लोग ज़रूर देखें, बहुत इंजॉय करें। बिल्कुल, और ऐसे जितने भी हमारे शोरा हैं, अदीब हैं, गुलकार हैं, उनको खराज तहसीन वक्तन फ़वक्तन पेश करते रहना चाहिए। और पीटीवी की एक रिवायत भी रही है, इस तरह के जितने भी नामवर लोग हैं जो कि पाकिस्तान की आगे बढ़ने में इन्होंने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा किया है, तो उनको खराज तहसीन पेश किया जाए। अच्छा, अब आपको बताती चलूँ एक बड़े मज़े की न्यूज़ के बारे में। जब मैंने सुबह उठ के अपना, मैं तो खैर क्रिकेट देखती नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं, और पाकिस्तान में तो क्रिकेट के शायकीन बहुत ज़्यादा हैं। एक ऐसा खेल है जिससे आपके बीपी हाई भी होते हैं और बीपी लो भी होना शुरू हो जाते हैं। हाई होते हैं हाई भी होते हैं, जब थोड़ी ज़्यादा टेंशन हो जाती है तो लो भी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है ही ऐसी कि कभी आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे जाती है और कभी कभी आपको मायूस भी कर जाती है। लेकिन खुशियों वाला जो वो फिगर है, ये परसेंटेज है, वो ज़्यादा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज़ थी, वनडे सीरीज़, वो पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली है। कुछ दिन पहले हम आपको बता रहे थे कि पहला मैच जीता है पाकिस्तान ने, रात को दूसरा मैच भी जीता और बड़ा ही बेहतरीन तरीके से मैच जीता है। आखिरी चौका जो था वो हमें जितवा गया नसीम शाह का, और नसीम शाह की उसके बाद से वाह वाह हो रही है कि किस तरीके से बेहतरीन तरीके से उन्होंने पाकिस्तान टीम को जिताया। सनसनीखेज मुकाबला था जिसके बाद एक विकेट से कामयाबी समेटते हुए सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। हिम्बनटोना में ही खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए। अब जीत के लिए 301 रन दरकार थे और पाकिस्तान अफगानिस्तान का जब दोबारा से मैच शुरू हुआ वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान का पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ा टोटल था। रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जरदान
पाकिस्तान के दरमियान 227 रन की ओपनिंग शराकत कायम हुई। अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी शराकतदारी है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 3 छक्के और 14 चौके लगाते हुए 151 रन की इनिंग्स खेली थी। लेकिन उसके बाद जब बैटिंग पाकिस्तान की शुरू हुई तो हम लोग देखते गए कि दर्जा बदर्जा विकटें गिरती गई और फिर 9 विकटें गिरने के बाद आखिरी उम्मीदें ये थी कि 3 बॉल्स पे बल्कि 2 बॉल्स पे 3 स्कोर चाहिए था और उस दौरान नसीम शाह मौजूद थे विकेट पे और बॉलर से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती आपकी ना, सो वो ऑल ऑफ सडन अल्लाह की तरफ से हुआ या नसीम शाह की टेक्निक काम कर गई और उन्होंने जो है ना वो चौका लगा। देखिए इसलिए तो मैं कहती हूँ कभी आपका बीपी हाई करते हैं कभी लो करते हैं। यस डेफिनेटली ये खेल जो है वो चलता रहेगा। लेकिन आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे सयाह जो है वो पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती को भी देखते हैं और पाकिस्तान बिलाशुबा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको मिलती है। लेकिन अगर हम वो सयाहों के हवाले से जिक्र करें उससे पहले एक और क्रिकेट मैच के हवाले से हमारे पास खबर है और वो ये है कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट गेम्स चल रही हैं और क्रिकेट मुकाबलों में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 6 विकेटों से हरा दिया है। इवेंट में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी कामयाबी है। बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 103 रन पर आउट हुई। शाहजेब हैदर ने 4 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 104 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान निसार अली ने 35 रन बनाए। कौमी टीम पहले ही इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बेहतरीन। तो क्रिकेट की दुनिया से हमारे पास 2 गुड न्यूज़ जो है वो आना शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ बाकी जो है सयाहत बताएं आप क्या है? अब आपको सयाहत के बारे में बताती चलूँ कि बहुत सारे सयाह पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान का यूजुअली जब इमेज देखा जाता है तो शायद बहुत सारी जगहों पे नेगेटिवली भी पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान विजिट करते हैं उनको पता चलता है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज है और यहाँ के खाने कितने ही मज़ेदार हैं। तो इसी तरीके की एक अमरीकी सयाह के बारे में आपको बताती चलूँ कि 21 साल की उम्र में एक तो उनका रिकॉर्ड बन गया कि उन्होंने 21 साल की उम्र में जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक विजिट कर लिए। बिल्कुल 21 साल की उम्र में ये यंग सी खातून जो है, यंग सी लड़की जो है, लेक्सी एल्फोर्ड जो इनका नाम है और 25 साल की हैं, लेकिन ये इन्होंने 21 साल की उम्र में 21 साल लगा के इन्होंने पूरी दुनिया घूमी। दुनिया के 196 मुल्कों की सियाहत इन्होंने की है। लेकिन ये कहती हैं कि पाकिस्तान के दौरे को वो अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और हैरान कुन लम्हा करार देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो सुना था वो वैसा है नहीं और इससे हट कर है और बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं और इनके जो खाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा लजीज और टेस्टी हैं। ये अपना जो है वो एक यूट्यूब चैनल चला रही हैं और यूट्यूब चैनल पर ये डिफरेंट जो है वो ब्लॉग्स भी चलाती हैं और उसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक के बारे में बताती हैं जो कि इन्होंने विजिट किए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं। लेकिन कहती है 196 ममालिक में सबसे जो बेहतरीन मुल्क इन्होंने विजिट किया वो खूबसूरत पाकिस्तान था। वाह वंडरफुल। सो इतनी जज्बा और इतनी जान, इतनी सब कुछ होना चाहिए कि आप लोग इसके निकलें और डिफरेंट कंट्रीज़ जो है विज़िट करें। डेफिनेटली बहुत ही एक खूबसूरत और अच्छा काम है और आई होप कि पाकिस्तान से भी हम जल्दी ऐसे व्लॉगर्स को डिस्कस करना शुरू होंगे जो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं। निज़ाम शमसी के हवाले से हम लोग बात करते हैं। वहाँ पर खूबसूरत सा सैयारा है, नीला सैयारा जिसे कहा जाता है नेपच्यून। इस सैयारे के बारे में मुझे कुछ इतना पता तो नहीं है, लेकिन एक खबर है हमारे पास, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि वहाँ पर बड़ी हद तक बादल देखे जाते थे और ये 1989 में वाइजर अव्वल नामी एक खलाई जहाज वहां पर पहुंचा और उसने वहां कुछ तस्वीर ली थी जिससे ये देखा गया कि बहुत सारे बादलों की बहुतात है, सफ़ेद बादल नजर आते हैं और उनके नीचे की नीला सैयारा नजर आता है। लेकिन अब दोबारा से वहां पर उसके करीब जो है वो कोई खलाई जहाज गया और उसने पिक्चर्स ली हैं और अब देखा जा सकता है कि उसके बिल्कुल बादल हट चुके हैं और वो साफ क्लियर सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट नजर आ रहे हैं और बाकी वहां पर बादल कहाँ गए अब ये कुछ पता नहीं मेरा ख्याल है। लेकिन वो कहा जाता है कि ऑन एंड ऑफ जो है ये बादल आते और जाते रहते हैं। जिस तरह से यहाँ बताया गया कि 2002 और 2015 में इस सैयारे पर सबसे ज़्यादा बादल देखे गए थे, लेकिन 2007 और 2020 में ये बादल जो है वो कम होना शुरू हो गए थे। तो इस तरीके से ये सैयारा जो है इसके ऊपर कभी बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं और कभी बिल्कुल खाली होकर क्लियर ब्लू सैयारा जो है वो हमारे सामने नज़र आता है। अब आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया में सब्जियाँ और फल उगाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं और जब यूजुअली हम कोई भी सब्जी या फल घर पर लेके आते हैं तो पहला फार्मूला ये होता है कि हमने इसको धो के खाना है, क्योंकि उसके ऊपर जो केमिकल्स लगे हुए वो मुज़र सेहत भी साबित हो सकते हैं। लेकिन अब आपको बताऊं कि अब दुनिया में एक जादुई बर्तन जो है वो दरियाफ्त हुआ है और अब आप सोच रहे कि जादुई बर्तन क्या है और किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो आपको बताती चलूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये बड़ी एक आम प्रैक्टिस है कि आप सब्जियों और फलों को उगाने के लिए इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स लगाते हैं। अब ये जादुई बर्तन आपको टीवी की स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से काम करता है। ये एक डिश टाइप है, ट्रे टाइप है, इसके अंदर पानी जो है वो डाल दिया जाता है और साथ ही जितनी भी सब्जी या फल वगैरह हैं वो भी डाल दिए जाते हैं और इसमें जो इनके पानी के आयंस हैं जो H है और OH है, ये दोनों अलग अलग होकर पानी में जितने भी केमिकल्स हैं उनको अलग कर देते हैं और साफ़ शफाफ सब्जी जो है वो आपको सामने आ जाती है और जितने भी केमिकल्स हैं तकरीबन 99% केमिकल्स जो हैं वो उससे साफ़ हो जाती है और बेहतरीन इस्तेमाल के लिए सब्जी और फल जो है वो आपके लिए अवेलेबल होते हैं।
ओके, वंडरफुल। सो आगे बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं कि हम लोग देखते हैं अक्सर कि हमारे पास कोई भी शीशा हो, किसी भी किस्म का मजबूत शीशा हो, वो फिर भी बिलाखिर टूट जाता है, या फिर एक टेम्पर्ड ग्लास की फॉर्म होती है जो हम लोग देखते हैं जिसमें किरचियाँ हमें नज़र आती हैं। चूँकि ग्लास की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं और उसकी दरमियान वाली लेयर को तोड़ के उसको टेम्पर्ड ग्लास बनाया जाता है। अब हर दफ़ा ये मसला आता था कि फ्लोरिंग के लिए भी ग्लास यूज़ होता है, वो भी बिलाखिर किसी न किसी वजह से टूट जाता है। तो अमरीकी माहिरीन ने एक नई किस्म दरियाफ्त की है शीशे की, जिसको लॉइन ग्लास का नाम दिया गया है, और ये पेंसिल्वेनिया इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने इसको तैयार किया है, और ये टूट फूट जो हो जाती है किसी भी शीशे की उससे 10 गुना ज़्यादा मजबूत और महफूज है। इस शीशे के मुकाबले में तकरीबन 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की गई है। यही वजह है कि माहौल दोस्त शीशा भी इसको कहा जा रहा है, और दोम इसकी तैयारी में भी कम तवानाई खर्च हुई है। साइंसदानों ने इसके हक़ मलकियत यानी कि पेटेंट जो होता है वो भी उसकी दरख्वास्त कर दी है, और जामे के शोबा मटीरियल साइंसिस से वाबस्ता जॉन मोरो ने कहा है कि लॉइन ग्लास माहौल दोस्त है और इस शीशे का नुक्ता पिघलाव भी कम है, यानी कि अगर ये पिघलता है तो वो भी डेफिनेटली कम होगा। अब बाकी मजीद तफसीलात जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, साथ साथ पता चलेगा कि किस तरीके से बनाया गया, इसमें क्या क्या। और आपको पता है कि ये फ़ोन्स की जो स्क्रीन है उसके लिए भी ये बेहतरीन करार दिया गया है, क्योंकि अक्सर ही फ़ोन हमारे हाथ से गिरता है तो उसकी स्क्रीन टूट जाती है। हाँ। इस तरह की बहुत सारी जैसे हमारी टीवी स्क्रीन होती हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये इस्तेमाल किए जाने के लिए बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि एक तो सेफ भी होगा और उसके बाद टूटने के खदशात भी कम होंगे। अब आपको बताती चलूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी जो वाइल्ड लाइफ है या मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन हाँ मेरीन लाइफ है उसकी खबरें भी हमारे सामने आती हैं। लेकिन अब जो जिस मछली के बारे में आपको बताने वाली हूँ वो बड़ी ही मुनफरिद है और बड़ी पुरस्रार भी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसी मछली है जो कि पुरस्रार भी है। पिछले दिनों भी हमने एक मछली की खबर शेयर की थी जो कि वक्त के गुजरते साथ साथ उसकी स्किन वाइट हो गई थी, और वो दुनिया की वो मोमर तरीन जो थी, हाँ वो मोमर तरीन मछली थी। अब जो मछली है उसकी खुसूसियत ये है, ख़ास बात यह है कि वो अपनी जिल्द से देखने की सलाहियत रखती है। ठीक है, ये मछली जो है वो बहुत ही मुनफरिद है और इसके बारे में जो है वह आजकल पता लगाया गया। माहिरीन ने बताया है कि तहकीक के बाद ये दावा किया गया है कि मगरिबी एक एरिया है वहाँ पे ये पाई जाने वाली मछली जो है ये अपनी खाल से देखने की सलाहियत रखती है। और ये सामने आपको मछली नज़र आ रही है, ये कितनी क्यूट सी मछली है। ठीक है, और तहकीकदानों का कहना है कि नॉर्थ कैरोलिना और ब्राज़ील के दरमियान पाई जाने वाली ये नोकदार मछली जो है ये हॉग फिश की जिल्द में एक ऐसे मैकेनिज्म होता है जो कि तेज़ी से सफ़ेद से भूरे रंग में तब्दील होकर इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ढल जाता है और इर्द गिर्द की माहौल को वो देख भी सकते हैं। तो किस तरीके से उसका फेस देखें, किस कलर का, ब्लू कलर का, टेल ब्लू कलर की, और बीच का एरिया जो है वो डार्क कलर का है जो कि उसकी जिल्द है और उससे वो देखने की सलाहियत रखती है। क्या बात है, बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की जो है मछली नज़र आ रही थी। लेकिन अब बताता हूँ मेक्सिको के एक खुशकिस्मत रिहायशी के बारे में जिनको सर में 2 गोलियां लगी फिर भी वो बच गए और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर करते हैं। गुस्तावे उनका नाम है और मोहल्ले में वो वर्कशॉप कर रहे थे, लेकिन एक बंदा आया और उस बंदे ने आके उनको गोली मार दी जिसका नाम था कार्लोस। अब गोली क्यों मारी ये वजह अभी तक पता नहीं लगी है, लेकिन वो बच गए हैं 2 गोलियां लगने के बावजूद। और ये बहुत ही रेयर केस होता है, हम लोग जब फिल्म्स में भी देखते हैं तो किसी को डायरेक्टली मारना होता है तो हेड शॉट लिया जाता है। तो ये हेड शॉट इनको 2 लगे और बहुत करीब से लगे, लेकिन उसके बावजूद ये बच गए। तो यकीनी तौर पर इनकी ज़िंदगी बढ़नी थी, इनका कोई बड़ा मकसद था। और मुआयने के बाद बताया गया कि ये जो है ये इनको प्रॉपरली गोली नहीं लगी थी, इनकी जिल्द को छू के गोली गुजर गई थी, जिसकी वजह से मामूली जख्म तो आए हैं लेकिन वो बच गए और सेफ एंड साउंड है। अब आपको बताते चलो एक बच्चे के बारे में जो कि अपने घर के पास खेल रहा था और उसके ऊपर एक रीछ ने हमला कर दिया। पता नहीं कहाँ से आया ये रीछ, लेकिन उसने छोटे से बच्चे के ऊपर हमला कर दिया। और ये 11 साल बच्चा जो है ये सुबह के वक्त अपने घर में खेल रहा था और जब खेलते वक्त इसके ऊपर रीछ ने हमला किया तो वो बच्चा ज़ख्मी हो गया और फ़ौरन से पुलिस ने फौरी कार्रवाई की और बच्चे को सेफ कर लिया, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जबकि रीछ को उन्होंने मार दिया। क्योंकि ऑफ कोर्स वो अगर इस तरीके से बच्चों को मुख्तलिफ तरीके से डैमेज कर रहे हैं तो ये जो है ये इकदाम किया गया कि रीछ को मार दिया गया और बच्चे को सेफली हॉस्पिटल पहुँचा के उसकी जितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो उसको प्रोवाइड की गई। वंडरफुल। अच्छा, अब जिक्र करते हैं उन दोस्तों के हवाले से जो बहुत ही प्यार करते हैं हमारे तमाम ही परिंदों से। आसपास जो नबातात मौजूद हैं, जो हयातात मौजूद हैं, चाहे वो मैरीन लाइफ की फॉर्म में है या जानवर हैं या परिंदे हैं। और इसी तरीके से हमारे पास एक मिसाल आती है मेक्सिको सिटी में एक 73 साल खातून हैं जो गुज़िश्ता 11 बरस से हमिंग बर्ड के हवाले से अपना घर उन्होंने वक्फ कर दिया। वो उनका हॉस्पिटल भी है और केटिया इनका नाम है और ये गुज़िश्ता अशरे से हमिंग बर्ड की इमाजगाह
बना हुआ है ये मेक्सिको सिटी। आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो इनकी केयर करती हैं, इनके साथ खुश रहती हैं। और ये हमिंग बर्ड्स हैं तो हर वक्त ये चहचहाते रहते होंगे और इनके घर का माहौल भी बड़ा नेचुरल और बड़ा प्यारा बना रहता होगा। बहुत ही खूबसूरत और मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे इनके पास आते रहते हैं। और आबादी के फैलाव और बेहंगम इमारतों से हसास परिंदों की बका को खतरात लाहक हैं, ये हमें बिल्कुल ख्याल करना चाहिए। इसलिए हमें स्पेसेस छोड़नी चाहिए परिंदों के लिए। और हमिंग बर्ड हर फूल से रस चूसते हैं और जरदानों की मुंतकली यानी कि पॉलिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि 73 साल केटिया ने खुद ही परिंदों की देखभाल सीखी है। वो कई बीमार हमिंग बर्ड को तंदुरुस्त कर चुकी हैं। यही वजह है कि पूरे शहर में उनका अपार्टमेंट हमिंग बर्ड का अस्पताल कहलाता है। जो हमिंग बर्ड का इलाज कहीं पर नहीं होता वो केटिया के पास होता है और लोग अपने परिंदे भी इनके पास इलाज के लिए लेकर। बहुत बेहतरीन। और ये मिसाल हम अक्सर देते रहते हैं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं आप उनका बहुत सारा ख्याल रखें। छोटे छोटे स्टेप्स आप लें, जैसे उनके लिए पानी रखते हैं या कोई भी इस तरीके से या दाने रखते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ करें जिससे आपके इर्द गिर्द के जितने भी जानदार हैं उनको भी फ़ायदा हो और आपकी भी दुआएं मिले और आपके हिस्से में भी नेकियां आती रहे। अच्छा, अब आपको बताती चलूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खोखे या ढाबे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर ढाबे होते हैं। अब आपको जिस खोखे के बारे में बताने वाली हूँ वो बहुत ही बुलंदी के ऊपर वाक़या है और 393 फुट की बुलंदी के ऊपर वाक़या ये खोखा जो है ये बेहतरीन है। और इसका ऑफकोर्स खोखे नुमा दुकान है और इसके लिए जो जितने भी सयाह जो है वो वहाँ पे जाते हैं, ये चीन में बेसिकली है और चीन की एक पहाड़ के ऊपर जो है ये मौजूद है। और यहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटी की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिल सकती हैं। जितने भी सयाह जाते हैं दुश्वार गुजार रास्ते से वो गुजर रहे होते हैं और अपने लिए अगर उनको कोई भी बेसिक नेसेसिटी की कोई भी चीज़ चाहिए हो तो वो यहाँ से अपने लिए ख़रीद सकते हैं। शिनजाई नेशनल पार्क इसका नाम दिया गया है और 2018 में ये बनाई जाने वाली दुकान ना ही ज़मीन पर है और ना ही आसमान पर है, लेकिन ये एक अदद पहाड़ के ऊपर मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुश्वार रास्ते से गुजर कर आपको यहाँ से अपने लिए चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। ये लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा खोखा है जिसमें खाने पीने की अशिया और टक शॉप की तरह तमाम लवाजमात मौजूद हैं। ओके, सो अब मैं आप लोगों को ऐसी खबर के बारे में बताने लगा हूँ जिससे आप सभी ने इज्तनाब करना है और किसी का वो सुर्ख मुंह देखकर थप्पड़ मार मार के जो है ना वो अपना मुंह सुर्ख नहीं कर लेते। इसकी वाज़िया मिसाल मेरे सामने आई है। जब से बारबी फिल्म आई है हम लोगों ने देखा है कि बारबी फिल्म का बहुत ज़्यादा चर्चा सुना। पहले तो वो ओपनहाइमर और बारबी के दरमियान जो है एक जंग चलती रही, फिर उसके बाद बारबी जीती क्योंकि बिजनेस ज़्यादा हुआ। सो बारबी के वो पसंदीदा जो ख़वातीन थी जो उनको पसंद करती हैं उनके फिल्म देखनी है। सो आजकल वैसे भी हम लोगों ने देखा कि जैसे चल रहा था सिलसिला ये सारा बोटॉक्स का, फिलर्स का, डर्माटोलॉजी का, उसी तरीके से बारबी की गर्दन जो थी वो बहुत लंबी और बहुत ही खूबसूरत थी। तो उस जैसी गर्दन हासिल करने के लिए ख़वातीन गर्दन में ख़ास इक़साम के टीके लगवाकर बारबी की तरह अपनी गर्दन को लंबी और हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका आगाज़ बारबी फिल्म के बाद ही हुआ। वाज़ेह है कि ये वो थेरेपी है जिससे बारबी बोटॉक्स का नाम दिया गया है। इधर हकीकत गर्दन के दर्द और दिमागी तनाव को सुलझाने के लिए टीके, ये थेरेपी जो थी ये पट्ठों को सुकून पहुँचाने के लिए लगाए जाते थे और पट्ठों में एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन टीके से शामिल किया जाता है जो वक्ती तौर पर उनके पट्ठों को सुन किया जाता है, लेकिन साथ ही उससे मुसलसल इस्तेमाल से ये पट्ठे सुकड़ भी जाते हैं और इस तरह गर्दन पतली और लंबी दिखाई देने लगती है। यूं कुछ ख़वातीन की गर्दन प्लास्टिक की गुड़िया जैसी नजर आती है। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि जो आपको अल्लाह ताला ने जैसा नेचुरली बनाया आप उसको लेके वैसे ही बेहतरीन तरीके से कैरी कर सकते हैं। तो क्या ज़रूरत है इतनी सर्जरीज करवाने की, क्या ज़रूरत है इतने आर्टिफिशियल तरीकों के ऊपर जाने की। और तमाम लोग एक जैसे नहीं लग सकते, तमाम इंसान जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ है और ये इंसानों की खूबसूरती है। बिल्कुल। अब आपको बताती चलो इंसान जो है वो कभी कभी शरारतें भी कर जाते हैं और वो शरारतें उनको महंगी भी पड़ जाती हैं। और ऐसे एक नौजवान के बारे में आपको बताती चलूँ कि जो कि जेनवा में एक फाउंटेन के करीब गया और फाउंटेन के करीब जाना उनको इतना महंगा पड़ गया कि वो उसके बाद वो अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल कैसे पहुंचे जी? वो बहुत ज़्यादा करीब जब फाउंटेन के पहुंच गए तो क्या हुआ, पानी के दबाव से वो हवा में उड़ने लगे और हवा में उड़ने के बाद वो फ़ौरन जो है वो कंक्रीट के ऊपर गिरे और उसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। लेकिन इसके बाद हमें फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं मिली कि उनकी कैसी तबीयत है, किस तरीके से वो जो है वो ठीक हुए और क्या नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो काम इंसान नहीं कर सकते वो रोबोट कर लेते हैं और इसी तरीके का एक रोबोट तैयार किया गया ऑस्टिन में और इस रोबोट स्टार्टअप में ये रोबोट तैयार किया गया और ये हर वो काम कर सकता है जो किसी भी इंसान को मुश्किल लगता है और ये रोबोट तमाम तर जिम्मेदारियाँ निभा सकता है। अब जो मुश्किल काम आपको लगते हैं वो आप सोचें और मजीद इस रिपोर्ट के बारे में जाने पहचाने तो आपको पता लग जाएगा। बिल्कुल, और रंग बिरंगी मछलियाँ जो है वो दुनिया में बहुत ही खूबसूरती जो है वो अपनी तरफ ग्रैब कर लेती हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने लगी हूँ जो कि
बदसूरत तरीन जो है वो मछली है और उसका टाइटल उसने अपने नाम किया है। तो ऑफकोर्स डिफरेंट, अगर आप खूबसूरती की बात करते हैं तो उसकी तरफ उसके साथ जो है उसकी अल्टरनेट की भी बात करते हैं और उसकी जो काउंटर चीज़ है उसकी भी बात करते हैं। रंग बिरंगी मछलियाँ जो है वो अपनी खूबसूरती के बायस लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती हैं, लेकिन दुनिया में एक मछली ऐसी भी है जिसने दुनिया की बदसूरत तरीन जानवर होने का टाइटल अपने नाम रखा है और ये ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानियों में पाई जाने वाली ब्लू फिश जो है वो दुनिया की बदसूरत तरीन जो है वो मछली है। और ये आपको नजर आए, लेकिन मुझे तो ये भी बड़ी क्यूट सी लग रही है और ऑफ कोर्स हर एक के देखने का अंदाजा अलग होता है। फ्रांस की लिचोकेट एयरपोर्ट है जो कि एक रिजॉर्ट के करीब है और ये समंदरी रिजॉर्ट है, बहुत ही शानदार किस्म के एयरपोर्ट है। इसको अब शाही मंजूरी के बाद चेंज कर दिया गया। इसका नाम मलका एलिज़ाबेथ दोम को खराज तहसीन पेश करने के लिए आन जहानी उनके नाम पर जो है ये कर दिया गया। मलका एलिज़ाबेथ दोम के नाम से अब ये एयरपोर्ट जाना पहचाना जाएगा। लिचोकेट पेरिस प्लेट जो है उसको चेंज कर दिया जाएगा और अब इस एयरपोर्ट का नाम होगा न्यू मलका एलिज़ाबेथ 2 पेरिस प्लेट। इसी तरीके से देखिए पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनमें मुख्तलिफ शख्सियात को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनके नाम कोई रोड कर दिया जाता है, कोई स्क्वायर उनके नाम कर दिया जाता है, किसी इमारत का नाम जो है वो उनकी उस पर रख दिया जाता है। तो ये खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन जरिया है। सो अब ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को। खबरों का सिलसिला खत्म हुआ, हमारे से गेस्ट मौजूद हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ रहें। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। 2 लेजेंड्स को इनवाइट करें। माय पर्सनल फेवरेट रुबीना अशरफ, थोड़ी सी सीरियसनेस हम डाल सकते हैं। सुपरस्टार बुशरा अंसारी, ऐसा करते कि मैं और रुबीना लड़ पड़ते हैं। कई दफा जेन्युइन भी होते हैं जो कि गोल्डन टाइम पर बेस्ट टाइम। किसी ड्रामे को रिव्यू कर रहे हैं तो इनका एक बैकग्राउंड है। एक्टिंग का टाइम आप कैसे निकाल रही हैं? बिकम सो बिग। चल चलिए दुनिया दियो से नुकरे जिथे बंदा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मेरा ख्याल है आप सबके दिल में भी है। याद से देखिएगा स्टार इन स्टाइल सीजन 4 आसिम यारचवाना के साथ ऑन PTV होम। सितारों का जहां। वंस अगेन वेलकम बैक। और जब हम अच्छी सेहत के बारे में बात करते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा पीना जो है इसी से हमारी अच्छी सेहत जो है बरकरार रहती है, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी शामिल होते हैं और वो है आपकी मेंटल हेल्थ कितनी बेहतरीन है, आपकी इर्द गिर्द का लाइफस्टाइल कितना बेहतरीन है और आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारें, वो सब जो है वो आपकी अच्छी सेहत के ज़ुमरे में आते हैं। एग्जैक्टली। और सेहतमंद ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, एक मुतवाज़न खुराक, तर्ज ज़िंदगी आपका क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद सफाई सुथराई का ख्याल कैसे रखना है और इंसान कैसे एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, इस पर बात होगी। और इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात एक ऐसा टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे आज अपने मेडिकल साइंस की दुनिया में, जिस पर बहुत अरसे से रिसर्च वर्क चल रहा है। और इस वक्त अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ पर बहुत सारे सैयारों सितारों पर पहुँचने की कोशिश चल रही है, मुख्तलिफ सैयारों को एक्सप्लोर करने और वहाँ पर ज़िंदगी बसाने की कोशिश चल रही है, जहाँ पर रोबोटिक्स और AI की टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, वहीं पर 2 चीज़ें बहुत कॉमनली हमें नज़र आती हैं। वन इज़ स्टेम सेल एंड सेकेंड वन इज़ हम लोग देखते हैं कि दुनिया का फासला जो है, ये लूप होल्स तलाश करने की जो जंग है वो भी चल रही है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे टाइम ट्रैवल जो है उसको कम किया जा सके। और इसकी बेहतरीन मिसाल यूँ दी जाती है कि एक ये कपड़ा मौजूद है, अगर इस कपड़े को यहाँ से गैप डालकर इन 2 सिरों को जोड़ दिया जाए तो इसका ट्रैवल कम हो जाता है। तो ऐसे लूप होल्स दुनिया में तलाश किए जा रहे हैं, इस पर भी रिसर्च चल रही है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे स्टेम सेल के हवाले से भी, और इसी पर बात करने के लिए मेडिकल प्रोफेशनल और रिसर्चर और अरसा दराज से स्टेम सेल पर भी काम कर रहे हैं और ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सलमान गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खैरियत से आप? थैंक यू डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये स्टेम सेल के ऊपर ही बात करते हैं, फिर थोड़ा सा इंसानी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, वो तो अनलिमिटेड टॉपिक है, वो चलता रहेगा। सर एग्जैक्टली पाकिस्तान में स्टेम सेल का क्या काम चल रहा है?
देखिए स्टेम सेल्स बेसिकली सबसे पहले तो नाज़रीन को बताना कि होता है क्या है कि स्टेम सेल बिल्डिंग ब्लॉक है बॉडी का। जब बच्चा पैदा होता है वो एक सेल से पैदा होता है एंड दैट सेल इज स्टेम सेल और बाकी तमाम सेल्स उस सेल से बनते जनरेट होते हैं। तो अब पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने ये कुदरती सेल्स स्टेम सेल्स हमारे हर ऑर्गन में रखे हैं। दिल के अपने स्टेम सेल्स हैं, गुर्दे के अपने हैं, दिमाग के अपने हैं और इनका काम ये है कि जब भी कहीं कोई बीमारी हो या चोट लगे तो ये एक्टिवेट होते हैं और उस जगह को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। इनका ये काम है रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो इसकी रिसर्च जो है 3 डेकेड से ज़्यादा हो गया है, चल रही है और अब हम उसको कहते हैं फ्रॉम बेंच टू बेड साइड, यानी वो रिसर्च से अब मरीज़ों तक भी पहुंच गई है। यानी काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हम स्टेम सेल्स के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। तो आपका सवाल कि क्या पाकिस्तान में इसके ऊपर हमारा जो इदारा है इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, ये तकरीबन 10 साल से इसी फील्ड के ऊपर काम कर रहा है। हमारे पास पूरी टीम है नेशनल एंड इंटरनेशनल। इसमें हमारी जो कोलैबोरेशंस हैं वो टर्की और यूएसए के साथ हैं। हमारे पास एक ऐसी लैब है जिसमें जिसको जीएमपी कहा जाता है, जीएमपी स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो काम करती है। इट इज़ द फर्स्ट इन पाकिस्तान और हमने ये टर्की के एक इश्तराक से ये बनाई है और इसमें हम लोग रिसर्च को अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ले गए हैं कि जहाँ पे हम बात करते हैं लॉन्गजेविटी की। सो एग्जैक्टली चल क्या रहा है, लाइक स्टेम सेल जो है उसके ऊपर अब क्या काम चल रहा है? देखिए स्टेम सेल्स तकरीबन 100 से ज़्यादा बीमारियां हैं इंडिविजुअल जिनमें कि इनका रोल अब इस्टेब्लिश हो चुका है, जैसा कि घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, गंठिया है, इस तरह की जो दर्दों की बीमारियां हैं, मस्कुलोस्केलेटल कहते हैं उसमें बहुत अच्छा रोल है। फिर जो खून की बीमारियां होती हैं उसमें बड़ा अच्छा रोल है। उसके साथ साथ दिल की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, फिर दिमागी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका पहले समझा जाता था कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता, जैसे फालिज हो गया या कुछ लोगों बच्चों को ऑटिज़म होता है। हम समझते थे पहले कि उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम स्टेम सेल्स के जरिए बहुत इफेक्टिवली उसका इलाज कर रहे हैं। तो ऑटिज़म का तो सर अभी भी लोग कहते हैं अभी भी थेरेपीज ही चल रही हैं फिलहाल। ऐसे ही है। तो हमारे सेंटर पे हम लोगों ने अब हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगहों से बच्चे आ रहे हैं। ठीक है। अब क्या है कि ऑटिज़म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, जी ऑटिज़म के बारे में बात करें, पहले अवेयरनेस ही नहीं थी। पहले बच्चे डायग्नोज ही नहीं हो पाते थे। हम बेचारे बच्चों को कि भाई वो अटेंशन नहीं कर रहे, हम उनको मारते रहते थे, उनके साथ जुल्म करते थे। लेकिन अब प्रॉपर्ली डायग्नोज होना शुरू हो गया है, माँ बाप को भी पता चल गया है, डॉक्टर्स भी अच्छा डायग्नोज करते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट्स अब जल्दी शुरू कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब हमारे सेंटर पे भी है कि हम बच्चों को अर्ली ऑन डायग्नोज करते हैं, फिर उनका रिहैब का जो प्लान, जिसे आप थेरेपीज़ कह रही हैं, थेरेपीज़ होती हैं और फिर हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट करते हैं। सो अभी तक आपकी कोई रिकवरी केस आया है ऑटिज्म? जी काफ़ी सारे। हमारा फेसबुक पेज है, उसके ऊपर ठीक है, ऑटिज्म यानी कि बेहतर होना शुरू किया। अच्छा डॉक्टर सर एग्जैक्टली ये इसी से कंटिन्यू करेंगे कि स्टेम सेल से किस तरीके से इलाज होता है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियां हैं, बैकबोन का पेन है या जॉइंट्स का पेन है, वो तो आपने बता दिया कि इस तरीके से बीमारियां हैं, लेकिन इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है स्टेम सेल्स के जरिए? वेरी गुड क्वेश्चन। अब क्या है कि जनरली हम इन बीमारियों के लिए क्या जो 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, या तो हम उनको कोई दवाई देंगे यानी ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, या हम सर्जरी करेंगे। ये 2 फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट्स रही हैं। लेकिन अब एक नई फॉर्म आ गई जिसको हम रिजेनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। इस रिजेनरेटिव मेडिसिन के अंदर हम मरीज़ के अपने सेल्स लेके, अब मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ पे उनके सेल्स की मिकदार पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है, जिसमें बोन मैरो है, हमारे फैट सेल्स हैं, हमारे ब्लड के अंदर भी स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो हम वहाँ से वो सेल्स लेके जिस ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक चाहिए उनको उस तरीके से एक्टिवेट करके वहाँ पे इंजेक्ट कर देंगे। जैसे हम घुटने की मिसाल ले लेते हैं। घुटने की जनरली ट्रीटमेंट क्या है कि जब बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर घुटना तब्दील करवाना पड़ता है, नी रिप्लेसमेंट जिसे कहते हैं। इसी तरह बहुत बड़ी सर्जरी है, अक्सर लोग वो करवाना नहीं चाहते, अक्सर लोग अनफिट होते हैं क्योंकि उम्र के बड़े हिस्से में जाके आती है। तो हम मरीज़ के अपने स्टेम सेल्स लेके उनको एक्टिवेट करके घुटने में एक इंजेक्शन सुन करके एक इंजेक्शन के ज़रिए लगाते हैं, जिससे उन्हें कार्टिलेज रीग्रो करता है, जिससे उनका तकलीफ चली जाती है, जिससे उनका जो मूवमेंट है वो वापस आ जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका इलाज है, मरीज़ को कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती, इसका कोई डाउन टाइम नहीं है, यानी आप ट्रीटमेंट कराने के बाद उसी दिन आप घर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि फैटी लिवर इससे क्योर हो जाता है? एंड सेकंड क्वेश्चन ये कि जो ट्रांसप्लांट्स होते हैं क्या हम उसको भी स्टेम सेल्स वाली ही प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं? जैसे किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट की बात करें, जी हम तो कोशिश ये है कि हम ट्रांसप्लांट की तरफ जाने ना दें मरीज़ को, हम ऐसी स्टेज पे उनको डायग्नोज कर लें, क्योंकि अगर बिल्कुल एंड स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे गुर्दा या जो लिवर है वो बिल्कुल सुकड़ गया है, तो उसमें ऑब्वियसली स्टेम सेल्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अब उसके लिए नई ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, जीन थेरेपी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब स्टेम सेल्स को चाहिए कि कुछ नॉर्मल टिश्यू अवेलेबल हो जिसको वो रीजनरेट कर सके। अगर तमाम जो है सुकड़ गया है, फाइब्रोज हो गया, तो फिर स्टेम सेल्स का इतना अच्छा रोल नहीं है। लेकिन आपका जो सवाल फैटी लिवर के ऊपर आजकल हम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये समझें कि जो हमारी
कई बीमारियों का, जिसमें शुगर शामिल है, ब्लड प्रेशर है, सर्टन जी कोलेस्ट्रॉल की जो बीमारियां हैं, हार्ट डिजीज़, वो फैटी लिवर से शुरू होती है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम स्क्रीन करते हैं अपने सेंटर पे वो फैटी लिवर ही है कि हम, और ये बड़ा आसान है, एक अल्ट्रासाउंड करके इंसान के फैटी लिवर का पता चल जाता है। अच्छा, इसी में ऐड कर लें कि हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो है स्टेम सेल वर्किंग में है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बल्कि जो अगर मैं कहूँ कि जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है स्टेम सेल्स की, और जो शुरू भी वो दिल का जो दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक, उसको ठीक करने के लिए हुई थी। और ये दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रायल कुछ साल पहले, 2 साल पहले कंक्लूड हुआ है, उसको बैमी ट्रायल कहते हैं। और उसके अंदर उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि स्टेम सेल्स के ज़रिए ना सिर्फ हम मरीज़ की जो बीमारी के असरात हैं उनको कम कर सकते हैं, बल्कि जो हार्ट जो कि पहले काम करना छोड़ गया वो दोबारा काम भी कर सकता है स्टेम सेल्स के ज़रिए। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब इस रिसर्च के बारे में मैं पढ़ रहा था तो मुझे ये पता लगा कि आपकी बॉडी के कुछ स्टेम सेल होते हैं और कुछ एरियाज़ में नहीं होते स्टेम सेल्स। लाइक किस तरीके से, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। कि अब ये नाखून है तो आपका नाखून कटता है, इसका स्टेम सेल एक्टिव है, ये वापस निकलता है। बाल हैं आपके, वो वापस निकलते हैं, लेकिन आपके दांत का स्टेम सेल जो है वो नहीं है, इसी वजह से आपका दांत दोबारा नहीं निकलता। और इसी तरीके से आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन अगर वो कट जाता है तो वहाँ से स्टेम सेल दोबारा ग्रो होकर वो ऑर्गन नहीं कर सकता। तो क्या इसके ऊपर भी कोई रिसर्च चल रही है? बिल्कुल चल रही है। देखें, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि वहाँ स्टेम सेल्स नहीं है। सर्टन एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे स्टेम सेल्स की जो एक्टिविटी है वो सारी ज़िंदगी बहुत सही रहती है। जैसे आपने बालों का जिक्र किया, आपने नाखून का जिक्र किया, फिर हमारा जो खून बनता है हमारे जिस्म में वो सारी ज़िंदगी चलता है। अगर वो नहीं बनेगा तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि स्टेम सेल्स नहीं होते। स्टेम सेल्स हर ऑर्गन में मौजूद है, उनका एक लिमिटेड रोल है। तो उनको एक्टिव करना होता है क्या? ऐसा ही है कि अब स्पेशली सर्टन बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि आपके अपने स्टेम सेल्स, बीमारी का लेवल ज़्यादा है और स्टेम सेल्स की मिकदार कम है। तो अब हमें उनको सपोर्ट देनी है, तो हमें इसको एक्सोजेनस यानी बाहर से स्टेम सेल को हमें इंजेक्ट करने पड़ेंगे ताकि उनकी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जैसे हमारी बढ़ती उम्र की वजह से हमारे स्टेम सेल्स की पावर कम होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम बूढ़े होते हैं। एजिंग का जो प्रोसेस है कि 40 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे स्टेम सेल्स, अगर हम स्टेम सेल को एक्टिव रखें तो हमारी एजिंग का प्रोसेस भी रिवर्स होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी बल्कि इसी महीने के जो जर्नल ऑफ नेचर के अंदर एक हार्वर्ड के साइंटिस्ट हैं डेविड सिंक्लेयर, उनकी रिसर्च पब्लिश हुई है जिसमें उन्होंने सर्टन मॉलिक्यूल्स उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं पिछले 20 साल से। उन्होंने कंक्लूड किया है कि उनको इस्तेमाल करने से ना सिर्फ हम एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं बल्कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर द रिसर्च इज गोइंग। ओके, हम फैटी लिवर को डिस्कस कर रहे थे, उसी को अगर कंटिन्यू प्लीज। जी, तो उसमें जो मैं आपसे फैटी लिवर की जो बात कर रहे थे, तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है और फैटी लिवर की वजह से वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और ये समझें कि काफ़ी सारी बीमारियों का रूट कॉज है, यहाँ से वो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, जिसमें आपने जब जिक्र किया दिल की बीमारियाँ हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने मरीज़ों को जो अपेरेंटली हेल्दी लगते हैं उनको हम बड़े अर्ली स्टेज पे स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आजकल जो रिसर्च ये कहती है कि आपको प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट। कि अगर आपको बीमारी हो गई है तो आपको लाजिम बात है काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, उसके अपने तमाम मतलब उसके साथ लवाज़मात हैं। तो बजाय से कि आप वहाँ जाएं, आप प्रिवेंशन पे जाएं कि आपको डिजीज़ हो ही ना। और अभी पूरी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है कि अगर हम प्रिवेंशन पे नहीं जाएंगे तो जो ट्रीटमेंट कॉस्ट पूरी दुनिया के अंदर इतनी बढ़ जाएगी कि वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। यानी आप नहीं ट्रीटमेंट कर सकेंगे सबकी। उसकी एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा जो कि कोविड के अंदर आपको नजर आया कि डिजीज़ बर्डन इतना बढ़ गया कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल था कि उन सारे मरीजों को कवर कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि डिफरेंट तरीके से जब आप देखते हैं कि स्किन बर्न हो जाता है या फेस डैमेज हो जाता है, क्या उनको रिकवर करने के लिए भी यही प्रोसेस इस्तेमाल हो रहा है जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरीज भी आ जाती हैं? देखिए, कॉस्मेटिक सर्जरी थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अगर हम बर्न की बात करें तो उन बर्न के पेशेंट्स को हम अब बचा सकते हैं, क्योंकि उनका अगर थोड़ा सा भी बर्न हो जाए, सर्टन 30% 35% बॉडी का एरिया बर्न हो जाए तो उनकी बहुत ज़्यादा डेथ के चांसेस होते हैं, क्योंकि वहाँ से डिहाइड्रेशन का चांस है। तो अब हमारे पास एक स्प्रे गन है, उसमें हम स्टेम सेल्स डालते हैं जो कि जहाँ जहाँ पे बर्न हुआ है उस एरिया के ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि वहाँ पे उनकी नेचुरल स्किन वापस आ जाती है, नेचुरली उसको दोबारा रिकवर किया जाए। तो अब क्योंकि ये सिर्फ बर्न के लिए इस्तेमाल होता है, तो जो आपने सवाल किया कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया। अब जो रीजनरेटिव मेडिसिन है, स्टेम सेल्स है, उसकी एक बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन जो है वो कॉस्मेटिक्स के अंदर रीजनरेशन, जो रिजुविनेशन, स्किन हो गई, हेयर हो गई, तो मतलब स्किन डिजीजेस का बहुत अच्छा क्यों हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी बीमारियां जिनका हमने जिक्र किया जो चाहे फैटी लीवर या किसी भी वजह से वो इनहेरिटेड हों
और उस इनहेरिटेड बीमारियों को हल करने के लिए क्या ये कारआमद है। और उसमें ख़ास तौर पर दो चीज़ें हमारे सामने, दो नहीं बेशुमार आती हैं, अगर मैं कुछ मेंशन कर दूं। एक तो शुगर, दूसरी ग्लूकोमा, तीसरी हमारे पास हेपेटाइटिस के केसेस, और फिर सबसे ज़्यादा जो मसाइल हमें देखने में आता है वो है थैलेसीमिया के बच्चों को। तो खून की बीमारियों को भी क्या हल करने के लिए कारआमद हो रहा है? आपने दो तीन मुख्तलिफ बातें कर ली कि जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, हाँ, उनके लिए जो अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट है दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी, कि जो जीन डिफेक्ट है हम उस जीन डिफेक्ट को ठीक करें। वो तो बोन मैरो के थ्रू नहीं, मतलब हम वो एक देयर इज अ सर्टेन ट्रीटमेंट जिसमें कि हम आपका जो बोन मैरो भी ले सकते हैं ब्लड से लेके, हम वो सेल्स जहाँ पे जीन डिफेक्ट है उसको हम लोग रिपेयर करेंगे और फिर वापस उसको इंजेक्ट कर देंगे ताकि आपकी जो बॉडी है वो सही जीन जो डिफेक्टिव जीन है उसको ख़त्म करके सही जीन बना सके। अच्छा। अब उसी की एक एग्जांपल आपने थैलेसीमिया की दी। हाँ। थैलेसीमिया इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर। यस। तो उसके अंदर वैसे जो ट्रीटमेंट करते हैं हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन आपको पता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट महंगा भी है और उसके साथ साथ बहुत ख़तरनाक भी है। हाँ। क्योंकि उसमें कीमो देनी पड़ती है जिसमें कि जान जाने का खतरा भी होता है। तो अब फिर जीन थेरेपी के ज़रिए, और इसकी इट इज़ वेरी नियर FDA अप्रूवल। अभी उन्होंने 2 सेंटर्स पे, स्टैनफोर्ड के अंदर और जॉन्स हॉपकिंस के अंदर ये रिसर्च की है जिसके अंदर ये जीन थेरेपी के ज़रिए अब इन तमाम बच्चों को हम कंप्लीट क्योर की तरफ लेके जा सकते हैं, यानी उनको फिर सारी ज़िंदगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हम यूजुअली अब जिस तरीके से हम बात करें तो हम बहुत सारी बीमारियों की बात करें और उनकी क्योर की बात करें, लेकिन कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और शुरू में ही हमने बात की कि हेल्दी लाइफस्टाइल आप किस तरीके से गुजार सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखें, आजकल हम बात ही करते हैं एंटी एजिंग और लॉन्जेविटी की, जो आप बात कर रही हैं, और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ योर लाइफस्टाइल। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है आप जो मर्जी ट्रीटमेंट करा लें आपके ऊपर बीमारी या एजिंग के असरात आएंगे। तो हमारे सेंटर पे जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई मरीज़ आता है, तो सबसे पहले हम उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं। हम उनका मेटाबॉलिक प्रोफाइल, उनकी जेनेटिक प्रोफाइल और उनकी एपिजेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, ये जानने के लिए कि वो डिजीज़ स्टेटस में कहाँ पे हैं, उनकी एजिंग कितनी फास्ट स्लो है। जैसे हमारा जो एपिजेनेटिक टेस्टिंग है, इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड इन द वर्ल्ड। हम क्या करेंगे कि हम आपका एक ब्लड सैंपल लेंगे और उसके ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है, यानी कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है, आप कितने 20-25 साल के हैं, और फिर आपकी एजिंग कितनी तेज़ हो रही है। तो वो हमें बताएगा, जैसे कि आप जैसे 30 ईयर्स है तो यूर एजिंग 5 years फास्टर देन यू शुड, यानी आप 5 साल ज़्यादा एज कर गए हैं अपनी क्रोनोलॉजिकल एज से। तो अब हम वो ट्रीटमेंट्स करेंगे स्पेसिफिकली टेलर्ड टू यू, दिस इज़ कॉल्ड प्रिसिजन मेडिसिन, जो कि स्पेसिफिकली आपके लिए बनी है, यानी जो आपकी ट्रीटमेंट है वो आपके ऊपर या मेरे ऊपर नहीं अप्लाई की जा सकती। तो स्पेसिफिकली फिर हम वहाँ पर करेंगे ताकि हम मरीज़ को हेल्दी एजिंग, एंटी एजिंग की तरफ लेके जाएं। अच्छा, और ये अभी तक इसकी रिसर्च ही चल रही है डॉक्टर साहब? ये नहीं, इसमें ये काफ़ी सेंटर्स हैं, उस पर हो रहा है, US के अंदर हो रहा है, हम यहाँ से कर रहे हैं, दुबई के अंदर सेंटर है एक एऑन क्लिनिक के नाम से, वहाँ पे ये बड़ी इसकी एप्लीकेशंस हो रही हैं। ओके, और ये अगर हम लोग देखेंगे, हमारे आपने जिक्र किया US का, वहाँ पर अप्रूवल्स मिल रही हैं FDA की तरफ से, और अभी वहाँ पर भी 2 स्टेट्स में या 2 यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू ये हो रहा है। तो ये कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम होता है कि ये ट्रैवल करते करते डेवलपिंग, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में भी आम हो जाए और मिले? देखें, टाइम लगता है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि ये इट्स नॉट अ वेरी सिंपल प्रोसेस। जो रिसर्च का प्रोसेस है वो साल चल के इस्टेब्लिश होता है। उसमें हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले कि जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो सेफ़ है, कि मरीज़ को उससे कोई उसकी जान को या सेहत को ख़तरा नहीं है, और दूसरा ये कि वो इफेक्टिव भी होनी चाहिए। तो स्टेम सेल्स 3 decades ऑफ रिसर्च के बाद अब ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि वो सेफ ट्रीटमेंट है, और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो उसकी डोज के साथ साथ वो भी इस्टेब्लिश होती जा रही है। तो अब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ममालिक नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इन चंद सालों में जो कमिंग ईयर्स हैं आप देखेंगे इट विल बी एट द फोर फ्रंट। जेनेटिक मेडिसिन के ज़रिए ही तमाम डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो ऑटिज़म की बहुत सारी इंडिकेशंस आती हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल सुनते ही नहीं, आपको रिस्पांस नहीं दे रहे होते। कुछ बच्चे होते हैं उनमें डिफरेंट किस्म की जो है वो चीज़ें सामने आ रही होती हैं। कुछ बच्चे हैं जो बोलना बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, 5 साल की उम्र होगी या 7 साल की उम्र होगी, क्या वो भी ऑटिज़म की ही अम्ब्रेला के अंडर आते हैं? नहीं, अगर बच्चे आई कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, फिर हम उनको ऑटिज़म नहीं डिक्लेयर करते। उनके सर्टन डेवलपमेंट डिलेज हो सकते हैं। बोलने से आपका क्या मुराद है? बात नहीं कर पाते ना, जो बच्चे बात नहीं कर पा रहे ना, लेकिन आई इंटरेक्शन हो रही है, बात नहीं कर पा रहे। वो फिर मतलब वो हमें देखना पड़ेगा, ये स्पेसिफिकली ऑटिज़म नहीं है। ऑटिज़म कुछ हॉल मार्क्स होते हैं, वो हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है उसके। अब ये बड़ा इस्टेब्लिश्ड है, उसके अंदर एक इंटरनेशनल टूल्स कार्स है, DSM-4 है, जिसके जरिए हम लोग ये उनकी
डायग्नोसिस करते हैं, तो उसके अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम है उनका, हमें पता चलता है कि क्या वो ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम में है या नहीं है, अगर है तो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, किस लेवल के ऊपर है, और उसके मुताबिक उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। एट टाइम्स हमारे पास बच्चे आ जाते हैं जो कि मिस डायग्नोज होते हैं, ठीक है, कि उनको ऑटिज्म लेबल किया होता है लेकिन ऑटिज्म नहीं होता, और उल्टा भी आ जाता है कि उनको कुछ और डायग्नोज किया होता है लेकिन ऑटिज्म होता है। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था तो बहुत अच्छा लगा इसको डिस्कस करके भी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और आपको पता है कि सुबह पाकिस्तान में हमारे पास मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात मौजूद होती हैं, लेकिन आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं समझ नहीं आ रही कि उनके बारे में कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे इख्तिताम करूँ, क्योंकि बहुत सारी खसूसियात हैं इनकी, इनके बारे में आपको बताती चलूँ। अदीब भी हैं, मायानाज़ सहाफ़ी भी हैं, इल्म और इल्म दोस्त शख्सियत भी हैं, और इसके साथ साथ इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले, और साथ साथ आपको बताती चलूँ कि बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी रह चुके। डेफिनेटली, ये तो एक तारुफ हो गया रुशना की तरफ से, लेकिन ख़वातीनो हज़रात मुल्क के तालीमी निज़ाम को आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन शख्सियत का ताल्लुक कल्चर से भी है, और कल्चर और हमारी तालीम को अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या खूबसूरत इम्तिज़ाज सामने आएगा, क्योंकि हमारी कल्चरल बेल्ट जितनी खूबसूरत है, स्टार्टिंग फ्राम गिलगित बल्तिस्तान टू सिंध, और वो उसमें तमाम तर सूरत हाल उसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यकीनी तौर पर वन ऑफ द ग्रेट एंड प्रोमिनेंट राइटर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली, कल्चर को फ़रोग देने में बहुत बड़ा नाम। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त निगरां वफाकी वज़ीर तालीम व पेशा वाराना तरबियत जनाब मदद अली सिंधी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। मेहरबानी सर, आपने याद किया, हम हाजिर हो गए सर, बहुत शुक्रिया आपका फिर भी वक्त निकालने के लिए, क्योंकि आई नो कि बहुत सारी मसरूफियात हैं। बहुत है, आप बस हमें बुलाते रहे, हम आते रहे। इंशाल्लाह सर, सिलसिला डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूरी है सर। सर, बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि जब आपने अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री संभाली, सो आपको आते साथ ब्रीफिंग्स भी दी गई होंगी डेफिनेटली, आप इस सेटअप में किन चीज़ों के ऊपर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं और क्या वो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? आपका शुक्रिया फिर एक दफ़ा। बेसिकली बात यह है कि हमें तो कुछ दिन हुए हैं जी, और वज़ीर आज़म काकर साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हम पर एतमाद किया है। अब बात यह है कि चैलेंजेस तो बहुत हैं, और मुझे ब्रीफिंग भी दी गई है, 3, 4, 5 दिन हुए हैं। अब बेसिकली हमारे मसाइल बहुत पुराने हैं जी, और वो मसाइल 1-2 दिन या 3 महीने में ठीक नहीं हो सकते। हम कोशिश करेंगे, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अच्छी बुनियाद डाल के जाए जी। अगर हमने बुनियाद डाल दी तो वो उसका परवान चढ़ता अच्छा फल मिलेगा। मैंने जब डिपार्टमेंट की मीटिंग की, आपको पता है इस वक्त 18 तरमीम के बाद तो सूबों को तालीम का शोबा है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि हम जामियात को भी छोड़ दें। आपको पता है कि हैक हमारा इदारा है, वो उनकी पूरी माली मदद कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है मयार तालीम जो है वो उसको दुरुस्त करना होगा। सही। अब उसके लिए मैंने अपने शोबे के तमाम इदारों को कहा, उनकी तो 2-3 घंटे की ब्रीफिंग थी, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं अब एक इदारे में जाऊंगा और वहाँ ऑन स्पॉट रिपोर्टिंग करूँगा, देखूँगा जाकर, क्योंकि मैं इस पर एजुकेशन पर भी मैंने काफ़ी रिपोर्टिंग की है, किसी वक्त काम भी किया है, तो मुझे पता है कि मसाइल क्या होते हैं। मैंने जैसे ही चार्ज लिया, मैं यहाँ F6 के स्कूल में चला गया, प्राइमरी स्कूल में, और फिर बहुत दुख हुआ कि उस स्कूल की जो हालत थी, तो उनको मैंने कहा कि भाई ये मसाइल हल होने चाहिए, 8 दिन के बाद फिर आके देखूँगा। F6 का स्कूल की अगर ये हालत है तो बाकी तो मज़ाफ़ात में मुझे जाना पड़ेगा। तो हमने जाना छोड़ दिया है, हमने सरकारी स्कूलों को उनके हाल पे छोड़ दिया है। अब हमारे पास प्राइवेट स्कूल भी हैं, तो हर आदमी चाहता है कि देखिए हमने सरकारी स्कूल से तालीम हासिल की, तो उस वक्त क्या उसका मयार था, और जो भी इस वक्त बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे हैं वो भी इन स्कूलों से आए हैं। तो कभी हमने जाके देखा है कि हमारा स्कूल किस हाल में है? नहीं। या किसी ओहदे पे जो आदमी पहुंचता है तो उसने देखा है कि स्कूल की हालत क्या है या मैं उसको क्या कर सकता हूं। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बीमारी पुरानी है, तो उसको हम दूर भी करेंगे, उसके लिए दवा भी मखसूस करेंगे। बेहतरीन सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आप तालीम के शोबे पे रिपोर्टिंग भी करते रहे सहाफ़त के ज़माने में और इल्म अदब से भी आपका ताल्लुक़ है, तो बताइएगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ़िलहाल सबसे बड़ा मसला क्या आपको नज़र आ रहा है?
अब देखिए ना, इस पे बात करेंगे तो बात दूर तक चली जाएगी। मैं माजी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहूँगा। वो जो कर गए वो उनकी, हम जो करेंगे एक बुनियाद अच्छी डालेंगे। तो सबसे बेहतर जो सबसे बड़ा मसला आपने देखा होगा कि मैंने फिर हमारे 80% लोग एक गुर्बत की ज़िंदगी बसर करते हैं। हमने उनके हाल पर छोड़ दिया उनको। मैंने पहले भी ये बात की है कि अब हमारे तरक्की का रास्ता फ़कत एक है, तालीम 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 जी। अगर तालीम को दुरुस्त नहीं किया गया तो मसाइल फिर बहुत बढ़ जाएंगे। सो इस सिलसिले में हमारी कोशिश ये होगी, अब जैसे आज भी कहते हैं कि हमारे लाखों बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं जो जा नहीं रहे, उनमें बच्चियों की तादाद भी है और उसमें कोई सही एदाद शुमार हमें नहीं मिलते हैं। कोई कुछ कहता है, कुछ कोई कहता है। तो कोशिश ये की जाए सूबों से, मैंने सोचा एक मीटिंग बुलाई जाए कि भाई देखें कि कितने बच्चे हैं और स्कूलों की हालत ज़ार। अगर मैंने इस्लामाबाद की बात की तो ये पंजाब में भी देखूंगा जाकर, चाहे वो हमारे जुडिक्शन में नहीं आते हों, लेकिन जाने से एक फ़र्क पड़ता है, नो डाउट। और हम उनसे बात भी करेंगे कि भाई इस मसले को कैसे हल किया जाए, वफाक आपकी क्या मदद कर सकता है, आप क्या कर सकते हैं। हल ठीक है, वो आपका जुडिक्शन है 18 तरमीम के बाद, लेकिन इस मुल्क की तरक्की सवाए तालीम के सवा नहीं हो सकेगी। सही बात है। अगर आप करप्शन की बात करते हैं तो वो भी अगर तालीम अच्छी है, वो आगे आता है, तो वो कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि हमें इस सिलसिले में काफ़ी काम करता है। नो डाउट। अच्छा सर, एज ए राइटर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फिर उसके बाद सहाफ़त की दुनिया में इतना वक्त गुजारने के बाद बहुत सारे सेक्टर्स, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से आपके मामलात रहे, ताल्लुकात रहे, मुलाकातें आज तक चल रही हैं। पहले हम लोग देखते थे तालीम और तरबियत गिनी जाती थी, अब तालीम फिर भी कहीं कहीं मौजूद है लेकिन तरबियत का एलिमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये सर तरबियत को और इखलाकियात को उजागर करने के लिए, करैक्टर बिल्डिंग को लाने के लिए आपको लगता है कि हमें इस पर काम करने की भी मज़ीद ज़रूरत है? देखिए, आपने तरबियत की बात की जी, तो किसी ज़माने स्कूल टीचर्स को भी ट्रेनिंग मिलती थी। मुझे याद है जब हम पढ़ते थे हाई स्कूल में तो वो बीटी के आते थे, उनको प्रैक्टिस की जाती कि आप आगे लेक्चर एक पीरियड लें, तो हेड प्रिंसिपल आके पीछे बैठता था और फिर वो टीचर जो वो एक पीरियड लेता था और वही उसका एग्ज़ाम होता था कि भाई उसको वो मार्क्स देता था। अब ट्रेनिंग का सिलसिला हमारे पास नहीं, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है। मैं अगर आपको बताऊं कि प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स की ये हाल है, अगर वो स्पेलिंग कोई गलत लिखती है तो बच्चा उसी को फॉलो करेगा, मुझे फॉलो नहीं करेगा। मैं 10 दफ़ा उसको बच्चे को कहूँ कि नहीं ये स्पेलिंग है, वो कहे नहीं क्योंकि उसके टीचर ने बता दिया। हाँ, टीचर उनकी तनख्वाह भी बहुत कम है। अब ये एक इतना खौफनाक मसला है, लेकिन हमें, मैं फिर भी आकर सरकारी स्कूलों पे करूँगा कि हमें सरकारी स्कूलों को बेहतर करना है। मयार तालीम, काबिलियत वहीं से आएगी, बच्चा वहीं से सीखेगा। मुझे याद है कि हमारे आइडियल हमारे टीचर होते थे, वो पैंट शर्ट पहनते थे और साफ़ कपड़े पहनते थे, जूते पे उनकी पॉलिश होती थी, तो हम भी सुबह वो खुद पॉलिश करते थे। मुझे याद है वालिदैन के दबाव अपनी जूता और रोज़ सुबह को खुद पॉलिश करनी पड़ती थी, पैंट को इस्त्री करनी पड़ती थी। ये बच्चा खुद सीखता था। अब मेरे ख्याल में वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अगर किसी स्कूल में बच्चा 3 दिन कपड़े पहन के आ रहा है तभी उसको नहीं कहेंगे कि आपने क्यों किया, क्योंकि उसका वो जो टीचर है वही शलवार कमीज और जूती पहन के आता है, तो बच्चा क्या सीखेगा। बिल्कुल ऐसे सर, नए दौर के साथ बहुत सारी नई चीज़ें भी सामने आई हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का इजाफा जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। आप जो है वो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी रह चुके हैं और किताब से बेशक दोस्ती जो है वो बेहतरीन चीज़ है, और आप एक अदद कुतुब मेला भी करवा रहे हैं, उस हवाले से भी ज़रा बताइए। मैं एक बात बताऊँ कि मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने कल्चर डिपार्टमेंट सिंध में काम किया, तो मैंने वहाँ वो जो हमारे कबाइल हैं जो बेचारे बंजारे किस्म के हैं, तो मैं उन पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं मैंने। अच्छा। वो इंग्लिश, उर्दू और सिंधी में यूट्यूब पर हैं। तो मैं तमाम इलाकों में गया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे पूरे पाकिस्तान में हमारे लोगों की हालत बहुत ख़राब है, और उनकी पीने का साफ़ पानी हो, एजुकेशन हो, सेहत हो, उसके लिए हुकूमत का काम कर है। आपको पता है कि तालीम हमारे मज़हब में भी है इकरा, और हुकूमत का भी अवलिन फ़र्ज़ है
कि बच्चे को तालीम मुफ्त दे। हाँ। अब ये इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने वही बात दोहराई कि कोई बुनियाद डाल के जाएं, आगे जो आए वो आके काम करें। सही बात है। अच्छा सर, ये कुतुब मेला सुनने में आ रहा है कि करवाने जा रहे हैं, आपका एक विजन है, ठीक है, कि कुतुब मेला करवाया जाए। इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, देखिए ये माशरे को कैसे बनाती है? आपका बहुत शुक्रिया। मैंने यहाँ नेशनल बुक फाउंडेशन की विजिट किया था, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की विजिट कर रहा हूँ, उससे मुझे पता पड़ता है कि है क्या। मैंने उनको बोला भाई ये काफ़ी बरसों से आपने नहीं किया है, तो उन्होंने कहा सर ये मसला है, कोविड थी। मैंने कोविड को तो बहुत वक्त हो गया है, ये इस्लामाबाद में एक कुतुब मेला आप करें। तो उन्होंने कहा सर मैं 3 महीने, मैंने कहा 3 महीने की बात नहीं है, नेक्स्ट मंथ में करें, और ये आल पाकिस्तान होगा। मैंने कहा कि तमाम सूबों के अदीबों को यहाँ बुलवाया जाएगा, वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, वो आएंगे, अदीबों के बहस मुबाहसे होंगे। इस तरह दूसरे शहरों में भी हम करा सकते हैं, लेकिन हमारी जहाँ जुडिक्शन है कि हमारे पास जो है नेशनल बुक फाउंडेशन, उनको मैंने कहा है कि 1 महीने के अंदर मुझे बना के दें, तो हम इस्लामाबाद में एक बहुत खूबसूरत ये फंक्शन करेंगे। जी। अच्छा सर, 2 सवाल सामने आते हैं। एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम में एक और एजुकेशन सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारे मदारिस का और दीनी तालीम के हवाले से। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि उसके हवाले से कोई आपका प्लान हो या मदारिस में आपका विजिट हो। उस सिलसिले में सारे मदारिस रजिस्टर्ड हो गए हैं, और उनका कोर्स जो है वो भी अब वही जो आम बच्चा पढ़ रहा है उनको वही फराहम किया है। आपको पता है कि नेशनल बुक फाउंडेशन इस वक्त कोर्स की किताबें भी छापता है। हाँ। तो मैंने उसको चेक किया है कि वो सारे किताबें अच्छी हैं। अब इस बहुत ये हसास मामला है। जी। इससे पहले जो पढ़ाया जाता था, हमने भी बचपन में मस्जिदों में कुरान शरीफ पढ़ा है, तो हमें कुरान पढ़ाने के साथ और कोई चीज़ नहीं बताते। ये नहीं कहते थे कि ये फलां अकीदे का है, ये फलां अकीदे का है, ये बात नहीं होती थी। अब ये चीज़ अगर बच्चे के जहन में बिठाई जाएगी तो वो बड़ी ख़तरनाक ये रुझान था। मेरे ख्याल में खुदा का शुक्र है कि इस वक्त मदरसों को की नफ़क रजिस्ट्रेशन हो गई है। हमें पता है कि कितने मदरसे की तादाद है पूरे पाकिस्तान में, और उनमें जो कोर्स है वो भी जो है वो हमारी मर्ज़ी से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो अब देखें, एक बात मैंने उस वक्त भी कही कि आप किसी और मुल्क में जाएं तो जुमे की नमाज पे भी मौलवी साहब को वो एक प्रॉपर्ली आता है, हाँ। वो से आगे पीछे नहीं जाता। लेकिन यहाँ हम जाएंगे तो वो जो हजरा उनको अल्लाह बड़ी उम्र दे, लेकिन वो ऐसे मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं जो उनके दस्तरस में है ही नहीं, लेकिन हम खामोश होकर सुनते हैं। लेकिन दूसरे अरब ममालिक में ये नहीं है। मज़हब जो है एक इंसान का जो है उस पर हम किसी को नहीं कर सकते। लकुम दीनुकुम वली दीन। आपका मज़हब हमारा अकीदा, हम किसी अकीदे को नहीं छेड़ना चाहिए। ये रुझान जो निकला है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे मुआशरे को, हमारे सोशल मीडिया को एक काम करना है कि पाकिस्तान में ये फिर न हो कि भाई पाकिस्तान में ये वाक़या हुआ या ये वाक़या। अभी जो एक वाक़या हुआ था बिल्कुल काबिल अफसोस था। वज़ीर आज़म साहब खुद गए चल कर, नहीं तो नहीं जाते कभी भी वज़ीर आज़म कोई भी, लेकिन ये काकड़ साहब खुद गए और उन्होंने उनसे खिताब किया उनको। बिल्कुल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इब्राहीम ख़ान सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा। मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफ़ादार रहूँगा कि बहैसियत चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अपने फ़राइज़ व क़राए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफ़ादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूँगा कि मैं आला अदालती कौंसिल के जारी करदा ज़ाबिता अखलाक की पाबंदी करूँगा कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूँगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफ़ा करूँगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत बिला रग़बत व अनाद
और बिला रगबत व अनाथ कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। कानून के मुताबिक इंसाफ करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। पेशावर से आप लोग बराह रास्त तकरीब देख रहे थे, जहां पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहीम से उनके ओहदे का हलफ लिया। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर तालीम और पेशावराना तरबियत जनाब मदद अली सिंधी साहब। सर, हम गुफ्तगू कर रहे थे और उसी के अंदर ज़िक्र हो रहा था मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का, और उसमें एक चीज़ सर, एक बहुत हमने देखा पिछले अदवार में भी और आसपास टीचर्स की भी गुफ्तगू में, सिंगल नेशनल करिकुलम का जो जिक्र होता है, सर ये पॉसिबल है? पहले तो ये बताइएगा। उसमें मुझे काफ़ी मालूमात फराहम की गई है। अब उसमें यह कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो होने चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अब जैसे सिंध का मसला है कि सिंध में काफ़ी वक्त से सिंधी में भी तालीम दी जा रही है, तो हम ये सूबों को कहेंगे कि ये कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकल, ये एक होने चाहिए, बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो अपने सब्जेक्ट्स रख लें। जैसे हर सूबे का अपना कोई ना कोई हीरो होता है, हाँ, तो उस पर वो सब्जेक्ट देना चाहते हैं। बिल्कुल। उस दिन मैं गया जब नेशनल बुक फाउंडेशन में, तो मैंने कौमी हीरोज़ की तस्वीर देखी, तो मैंने कहा भाई इसमें आप पंजाब के भी रखें, कुछ होने चाहिए। सिंध के मैंने 2 आदमी थी, उनको बताए तो उनको पता नहीं था। मैंने कहा आप गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी को रखे। उसने कहा कौन थे? मैंने कहा गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी वो थे जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे। अच्छा, या कायद आज़म रहे सिंध से, या गुलाम मोहम्मद भुरगड़ी, और ऐसे बड़े आदमी के नहीं है। तो उन्होंने कहा टिकट नहीं निकली। मैंने कहा उसकी याद में टिकट भी डाक में जारी हुआ है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी की रखें, जिसने 24 साल जलावतनी के गुजारे वतन आज़ादी के लिए। तो हम उन लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत बरस जेलों में गुजार दिए, या आने वाले चंद दिनों के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये हमारे 20-25 साल फिर नहीं आएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम उसमें तमाम सूबों के लोगों को जो मशाइर हैं उनकी खिदमत से भी बच्चों को वाकुफ़ किया जाए। सर, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि सिंध में सिंधी ज़ुबान में भी तालीम दी जाती है, तो ये क्या एक बेहतरीन अमल होगा कि हम मुख्तलिफ जितने भी इलाके हैं उनमें जो तालीमी निसाब है, ये तालीमी निज़ाम जो है, उसमें इलाकाई ज़ुबानों को भी शामिल कर लें? ज़रूर होना चाहिए। अब क्या है कि सिंध में 1852 से सिंधी ज़बान में वहाँ तालीम दी जा रही है, और उनके कोर्स की किताबें भी सिंधी में होती हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि पंजाब को भी ये मौका दिया जाए। माशाल्लाह केपी के वो पश्तो ज़बान को भी बहुत एक अपना एक है, बलोची भी है, बरोई भी है, लेकिन बलोची में ख़ास तरह बलूचिस्तान में। तो मैं तो इस बात की हिमायत करूँगा, और जब जाऊँगा वहाँ तो उनसे भी मशवरा करूँगा। और दूसरी बात जो अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि क्वालिटी जो है वो जो है कंट्रोल नहीं है हमारे जामियात में। हाँ। तो हम, आपको पता ही हैक का इदारा है। जी जी। तो मेरी उनसे भी मीटिंग होने वाली है। तो आप यकीन करेंगे इस वक्त जामियात अपने मसाइल में फंसी हुई हैं। मसला ये है कि अगर उन्होंने एक मुलाजमीन की बहुत बड़ी तादाद रख दी है, अब वो कहते हैं कि हमारे पास मसाइल है, हम पेंशन नहीं दे सकते हैं, और हम उन तनख्वाह के मामले हो रहे हैं। तो ये रोज़गार देने का दफ्तर तो नहीं होना चाहिए। आप हर आदमी के कहने पे
आप देखें, अगर किसी यूनिवर्सिटी को मालूम करें कि आपके पास मुलाजमीन की तादाद कितनी है, तो आपको तजुब होगा कि इतने लोगों को रखा तो है, तो उसके लिए ज़राए आमदनी भी तो पैदा करें ना। सही बात है। और जहाँ तक क्वालिटी की बात है, तो उसके लिए हैको में मैं कहूँगा कि ऐसे सेल पहले उन्होंने कायम किए थे, जामियात में होने चाहिए, कि कम से कम देखे तो सही कि भाई बच्चों को मयार तालीम भी है, लड़कों को नहीं दिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में काम तो करेंगे, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, आप भी हमारी रहनुमाई कीजिए सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक और चीज़ ये कि एक मसला देखने में आता था जिसको किसी हद तक हल किया पाकिस्तान में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बन के। मसला ये आता था कि हमारे जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनका जो इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ नहीं है, वो ब्रिज नहीं था, जिसको किसी हद तक हल किया गया इंक्यूबेशन सेंटर्स बना के। लेकिन सर ऐसे कौन से और इदारे बनाए जा सकते हैं, या जो इदारे हैं उन्हीं के अंदर जो है उनको फ़ाल बनाया जा सके कि वो बच्चे जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में हैं और वो जॉब की तलाश में यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद निकलते हैं, उनके ऑलरेडी जॉब फेयर्स हों और इंडस्ट्रीज़ आएँ, उनके साथ कोलैबोरेट करें और ये पता लगे कि एक्चुअल नीड क्या है मुल्क की। आपकी बात बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ इसमें टेक्निकल इदारे बहुत हैं जी, इदारों को फ़कत काम करना चाहिए। इदारे माशाल्लाह, अगर आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको लिस्ट फराहम करूंगा। सही कह रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा, लेकिन उनको काम के लिए आमादा करना पड़ेगा। अब जैसे टेक्निकल है, एजुकेशन है, अब हमें पता ही नहीं पड़ रहा कि वो काम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। चलें ठीक है, मैट्रिक पास करने के बाद कोई लड़का काम पढ़ना नहीं चाहता, हाँ, तो उसको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। बाहर के ममालिक में इस वक्त आपको पता है कि बहुतात है, आप लोगों को भेजें, लोग जा भी रहे जी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन सा इदारा क्या काम कर रहा है और उसकी जो जिम्मेवारी है उसको वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। अब उन्होंने बताया कि सिंध में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, तो मैं देखूंगा कि भाई उनका क्या काम है, कितने बच्चों को उन्होंने काबिलियत मयार बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने रिपोर्ट मंगवाई है, वो आएगी तो हमें पता पड़ जाएगा इंशाल्लाह। इदारे हैं, ये बात नहीं कि इदारे नहीं है, इदारे बहुत हैं, उनको फ़कत काम के लिए मजबूर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कुतुब मेला हो रहा है, आप सरप्राइज़ विजिट्स भी कर रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल के या तालीमी इदारों के, तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मज़ीद क्या आपकी लिस्ट में इकदाम हैं जो कि आप करने का सोच रहे हैं? देखिए ना, मैंने अब जैसे अर्ज़ किया कि मयार तालीम को बेहतर करने के लिए बहुत बड़े इकदाम लेने की ज़रूरत है। यकीनन वफाक के इतने बड़े इख्तियारात हैं, लेकिन वो हमें इस्लामाबाद तक काम करना है, लेकिन इनसे हम वो बैन सूबाई एक मीटिंग भी करते रहेंगे ताकि ये अपना मयार तालीम दुरुस्त कर सकें। अब इसमें हम बहस में नहीं पड़ते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बेहतर किया जा सकता है और हम करेंगे बेहतर। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़, चूँकि बहुत सारे अवार्ड्स आपने इस वजह से भी वसूल किए कि कल्चर से रिलेटेड आपका काम, और वाज़िया नुमाइंदगी आपकी शख्सियत में जो नज़र आती है वो एक कल्चर को जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी के एक हिस्सा वक्फ किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जब इतना हमारे पास कल्चर मौजूद है, इतना रिच कल्चर, और हर किस्म की बेल्ट मुख्तलिफ इम्तजाज हुई मौजूद है, हम इससे तालीम में कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं क्या? हमारे कल्चर से कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? क्योंकि सूफिया की धरती भी है, शोरा की धरती भी है, बड़े बड़े यहाँ पर तारीख़ दान गुजरे हैं। देखिए ना सर, ये जो है इंडस सिविलाइजेशन, जी, इंडस सिविलाइजेशन 8000 साल तहजीब है और दुनिया भी मानती है, मोहनजोदड़ो है। हमने कभी देखा है, सोचा है कि हमारे कोर्स में कोई है कोई लेसन मोहनजोदड़ो पे? कभी विजिट नहीं हुआ सर, कभी विजिट नहीं हुआ है। या हमारे पास पंजाब में भी है, टेक्सीला है, हड़पा है। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने सकाफत को अपनाया जाए और सकाफत को उजागर किया जाए। सकाफती किस्म की तकारीब से भी ये जो असबियत है वो कम होती है। उनको लोगों को पता होना चाहिए कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, पीछे हटने का नाम नहीं है। सो मैं समझता हूँ सकाफत को भी हम ज़रिए काफ़ी काम कर सकते हैं, लेकिन एक हमारा भी टाइम मुख्तसर है। 3 महीने में आदमी जितना काम कर सकेगा कर लेगा। सही बात है। अच्छा सर, एजुकेशन को हम लोग अगर जोड़ें, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू ही हो सकता है काम, कि सर मिनिस्ट्रीज़ अगर मिलकर काम करें, और उसमें एक मिनिस्ट्री टेक्नोलॉजी, सर टेक्नोलॉजी आईटी जिस तरीके से तरक्की पा रहा है, हमारा पड़ोसी मुल्क का मिसाल लें या बहुत सारे और मुल्क ममालिक बहुत आगे निकल गए हैं,
हमारी अभी भी एजुकेशन में सर टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं है शामिल। मैं आपसे एग्री करता हूँ कि टेक्नोलॉजी यकीनन ऐसे इदारे भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मयार जो है ना वो समझ में नहीं आता है। उसको मैं बेहतर करने के लिए एक कोई बड़ी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। हाँ, और वो पॉलिसी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। अब आईटी के जो डिपार्टमेंट, ये भी बहुत, इस वक्त दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। एक अब मोबाइल फ़ोन में पूरी आपकी दुनिया हाथ में है। कोई भी बुक आप चाहें, रेफरेंस पहले जाना पड़ता था लाइब्रेरी में, लेकिन आप नाम लिखें और वो चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो 1000 सफ़ात की हो या 2000 की हो। तो इतनी फैसिलिटी जब हो गई है तो हम लोगों को राग़िब करना चाहिए इस तरफ कि भाई देखें दुनिया कहाँ पहुँची है, हम कहाँ पहुँचे हैं। जब तक तकाबली मुकाबला नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। सर, इस सारे निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उसातिज़ा को एम्पावर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे तो उसातिज़ा की बड़ी अहमियत भी है और उनको उसी तरीके से रिस्पेक्ट भी मिलती है। लेकिन अगर पाकिस्तान का स्पेसिफिकली देखा जाए तो कहते हैं जो कुछ नहीं बन सका वो उस्ताद बन जाए। मैं समझता हूँ कि हमें अच्छाई की तरफ देखना चाहिए। हाँ। और अच्छाई की उम्मीद करेंगे, उसके लिए काम करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। और 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो खुद ही खुद रास्ता भी निकल आएगा। अच्छा सर, हम एक मौजू गाए बगाए डिस्कस करते रहते हैं, हमारा फोकस रहा है पाकिस्तान टेलीविज़न का, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी ये डिस्कस हो रहा है, वो है कि हमारे माशरे में जो इस वक्त एक इनटॉलरेंस आ गया, एक अदम बर्दाश्त का बिहेवियर आ गया, उसको कैसे हल किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन, थ्रू यूनिवर्सिटीज़, स्कूल एंड कॉलेजेस, और उसमें क्या अहम फैक्टर हो सकते हैं? तो मैं चाहूँगा इस पर भी आप तालीम के ज़रिए लोगों को बताया जा सकता है। अदम उसके काफ़ी असबाब हैं। आप समझते हैं कि दुनिया में इस वक्त दुनिया बदल गई है। खुद हमारे मुल्क में भी महंगाई का जो आप देख रहे हैं आलम, उसमें लोग ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और अदम बर्दाश्त उस वक्त आती है जब लोग परेशान होते हैं। अब बर्दाश्त करना, मैंने फिर ये बात की कि लोगों को अगर मोटिव किया जाए और उनको बताया जाए कि भाई ज़िंदगी आगे बढ़ रही है। हाँ। ये नहीं है कि हम मज़हब के नाम पर किसी को कत्ल करें या किसी को बर्दाश्त मत करें। तालीम जो है वो इंसान को निखार देती है। अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत लोगों को बेहतर बनाएगी और मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में हमें जो गोल दिया गया है उसको हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपने जिस तरीके से विज़िट्स इस्लामाबाद और मुख्तलिफ़ सूबों के में आप जाएंगे और वहाँ पर इदारों का विज़िट करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो सर बहुत फार फ्लांग एरियाज़ हैं, उसमें गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके शामिल हैं, आपके अपने सिंध के बहुत सारे इलाके शामिल हैं, बलूचिस्तान की एक बहुत वसी बेल्ट है। तो सर ये सूबों का विज़िट और फिर उनके लिए कोई टेली वैन सिस्टम होना चाहिए वहाँ पर जाके जो बच्चों को पढ़ाए, या कैसे सर ये कनेक्ट हो कैसे सकता है? सर ये देखिए ना, मैंने फिर भी अर्ज़ किया कि 18 तरमीम के बाद सूबाई है। हाँ। अब उनसे क्या कि कुछ रब्ता भी रहेगा, कोई बैन साहब सूबाई मीटिंग्स होंगी, उनसे भी बात की जाएगी कि भाई अपने मसाइल को कम करें और मैर तालीम को दुरुस्त करें। उस सिलसिले में सूबों से बात की जाएगी, लेकिन अब ये बहुत बड़ा मसला है, इस पर बहस करेंगे तो बात आगे निकल जाएगी। सही बात है, सही बात है। अच्छा सर, कुछ ऐसा किया जा सकता है जिस तरह ये भी अगेन मिनिस्ट्री एजुकेशन ही करवा सकती है इसको पॉसिबल। बहुत सारे हैक के थ्रू बच्चे इंटरनेशनल जा रहे हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए, उनको फैसिलिटीज़ HEC प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सर अभी भी इनमें कमी है और बहुत सारे ममालिक को इंगेज करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को काम और मजदूरी के लिए तो हमारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट है। अब हाँ। मैं अगर बताने बैठ जाऊँगा तो हम फिर इसमें बड़े बहस में चले जाएंगे कि कितने इदारे हैं और कितनी स्कॉलरशिप ये बच्चों को दे रहे हैं, कितने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, और काफ़ी लड़के तो जाते हैं फिर वापस भी नहीं आते। लेकिन इस सिलसिले में मैंने कहा कि मैं मीटिंग कर रहा हूँ उनके साथ और मैं सेटिस्फाई किसी भी बात से भी नहीं है। मैं आपको ये सही बात बताता हूँ। तो उस सिलसिले में कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिकल काम हो, न फ़कत ये कि हमें एक रिपोर्ट दी गई, हमने वो देखी भाई बहुत बेहतर। अब ये मुझे देखना होगा कि अभी कल मैंने भी एक इदारे की ब्रीफिंग ली थी, तो मैंने उसको पूछा कि भैया आपने पंजाब
केपी की, सिंध के कितनी यूनिवर्सिटीज़ को दिए हैं स्कॉलरशिप। ये आपके बीओजी में इन सूबों के लोग क्यों नहीं हैं? हाँ। इनको क्या पता कि वहाँ मुल्तान का क्या मसला है या खैरपुर का क्या मसला है। बेहतर है कि इसको आप बेहतर करें। अगली मीटिंग में मैं देखूँगा कि इन लोगों को शामिल किया जाए। बहुत ही हमारे पास वसाइल भी हैं हमारे पास, इसकी बात ये नहीं कि वसाइल नहीं है, स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, हर चीज़ दी जा रही है, लेकिन शफाफ तरीका हम जब अख्तियार करेंगे तो काफ़ी लोगों की मदद हो जाएगी। सर, स्कॉलरशिप्स की जिस तरह से बात हो रही है तो बहुत सारे तालिब इल्म स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान से लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनली चले जाते हैं तो वहाँ सेटल डाउन हो जाते हैं, वापस पाकिस्तान नहीं आते, वहाँ सर्व नहीं करना चाहते। क्या इसके लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए कि वापस आएँ और यहीं पे सर्व करें? वो क्या है कि उनसे अगर ये काफ़ी मसाइल हैं। अब मुझे बताया गया ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो उनसे वो शायद वो लिखवा तो लेते हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर फिर मेरे पास काफ़ी सिफारिशें आएंगी, भाई हमें हमारे लड़के को 3 साल हो गए। मैंने कहा उनको बोलो पर लौट आए ना भाई, अपना वतन है, यहाँ आपको स्कॉलरशिप दी गई है, फिर यहाँ के आप काम करें। तो इस सिलसिले में अब मैंने अभी ब्रीफिंग नहीं ली है। मैं हैक में जाऊँगा या उस इदारे में जाऊँगा, मालूम करूँगा कि भाई तरीक़ेकार क्या है आपके पास, किस तरह आप उनसे नोट लिखवाते हैं, या फिर आपने कभी उनको लेटर लिखा है, नहीं लिखा है। मेरे ख्याल में कि हमारे पास बस काम सब अच्छा है के तहत चल रहा है, कोई बास पुरस नहीं है, कोई पूछा नहीं जाता है। जब पूछेंगे तो आपको काफ़ी बातें मालूम हो जाएंगी। जैसे HEC की तरफ से बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को अगर फंडिंग की जाती है, स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं, तो उनका एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि आप अगर 5 साल की डिग्री ले रहे हैं तो अगले 5 साल आप पाकिस्तान की ही किसी यूनिवर्सिटी में सर्व करेंगे। देखिए, जैसे हमने ये बात की ना कि जामियात जो मसाइल का शिकार है, तो है कि उनको पैसे देते, उनसे पूछे कि भाई आप इतने बड़ा किस मुलाजिम रख रहे हो, कहाँ से उनकी तनख्वाहें देंगे, कहाँ से उनको अभी पेंशन, किसी जामिया के मुझे बात फ़ोन किया कि हम पेंशन नहीं दे सकते हैं। यानी हालत, आप जाएं किसी बच्चों को पीने का पानी सही नहीं मिलता है, बसेस सही नहीं है। अब किसी ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ की अपनी बसें होती थी, तो वो बस ये है कि मैंने पहले किया ना, अर्ज़ किया कि ये इतने खौफनाक मसाइल हैं कि हम वो बात निकलेगी तो बहुत निकलेगी, लेकिन दुरुस्त करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और उनसे मिलेंगी भी सही कि भाई खुदा रहा। मैंने जैसे अपने इदारे वालों को बोला कि भाई ये जहाँ आप बैठे हैं, ये 50-60 इदारों में, ये आपके लिए दरख्त है, ये आपको इस वक्त भी तनख्वाह दे रहा है, और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपका बच्चा आपको नहीं खिलाएगा बेटा, यही इदारा आपको पेंशन देगा जहाँ आपने ज़िंदगी बसर करेंगे। ठीक है, तो क्यों ना उसके लिए आप अच्छा काम करते हो कि ये हमेशा कायम रहे। सही बात है। अच्छा सर, 2-3 और सवाल। एक तो ये कि लोगों को ये भी शिकवा है इस मुल्क के अंदर के मेडिकल एजुकेशन जो है वो उसका मयार उस तरीके से नहीं है, या अगर है भी तो उसमें भी अभी बेहतरी की गुंजाइश है। कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस और स्कूल हैं जहाँ पर OT कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में अगर, तो वहाँ पर एक टेबल के इर्द गिर्द 15 से 20 लोग मौजूद हैं। तो सर उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई सिलसिला? फिर वही बात हो गई, चेक बैलेंस नहीं है। हाँ, अच्छा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी खुल गए हैं, उनको भी कहीं की कोई देखने नहीं गया है। वाइस चांसलर साहब को जैसे लियाकत मेडिकल कॉलेज है, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है, तो इनसे कौन बात पुछ करेगा? अगर किसी दिन वाइस चीफ मिनिस्टर चला जाए देखे जाकर, देखिए कि उनके पास मसरूफियात हर किसी के पास होती हैं, लेकिन वो जाएंगे देखेंगे तब उनको पता पड़ेगा ना। कोई जाएगा नहीं तो वो इस तरह चलाते रहेंगे। तो इस सिलसिले में मैंने फिर अर्ज किया कि उनको ये कहा जाएगा कि भाई खुदा रहा इन इदारों को बेहतर करो। और जो जब ये एक मेज़ पे 50 लड़के खड़े होते हैं, या किसी हॉस्टल में जाएंगे तो एक कमरे में 8 बेड पड़े, बात है, तो वो कैसे पड़ेगा वो? तो इसके लिए आपने तमाम चीज़ों को हाईलाइट कर लिया ऑलरेडी। छोटी छोटी बातों को पकड़ता हूँ और समझता हूँ कि जब तक ये दुरुस्त नहीं होगी ना, तो मैंने आपको कहा कि मैं जब स्कूल में गया तो मुझे दिखाइए टॉयलेट दिखाएं चलकर, तो मैं गया तो उसकी इतनी हालत ख़राब थी जी, वो आपने भी तो वही हैरान लगी। उन्होंने कहा सर ये तो कोई जाता ही नहीं है। मैंने कहा मैं चलूँगा उधर, ये क्यों नहीं आप ठीक करते हैं? ये तो प्रिंसिपल का काम है ना उनको ये काम करवाना, या वो मिनिस्टर आकर काम करेगा या सेक्रेटरी आकर देखेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो उस इदारे के हेड का हाल है। हाँ बिल्कुल। इसी तरह अगर यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएं
अब किसी आर्ट्स फैकल्टी में चले जाएँ, किसी में जाएँ, तो देखेंगे वहाँ उनके जो कमरों की तो हालत ख़राब है, लेकिन उनके टॉयलेट में कोई जा नहीं सकता आदमी। सही बात, वो कभी जाते भी नहीं। अगर जाकर देखें वो क्या है, 5 मिनट का काम है उनको। ठीक है सर, शोबे सहाफ़त से भी आप मुंसलिक रहे हैं, तो बताइएगा कि सहाफ़त और तालीम को किस तरीके से एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया जा सके ताकि दोनों एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूट करें। लेकिन अब सहाफ़त में भी काफ़ी तब्दीली आ गई है, चैनल्स है, सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम काफ़ी काम कर सकते हैं। और सहाफ़त ने तो हमेशा एक अच्छा रोल प्ले किया है, मुस्बत रोल प्ले किया है। इस मुल्क में जितनी सहाफ़त ने लोगों को बेदार किया है, वो सियासत हो या सोशल वर्क हो, अखबारात ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। मैं ख़ुद भी अखबारात का हिस्सा रहा हूँ, तो उनसे भी हमारी यही उम्मीद है कि वो भी काम अच्छा। दूसरी बात यह है कि स्पॉट रिपोर्टिंग अब बंद हो गई है। एक आदमी खबर बनाता है, वही उसको वो भेज देते हैं। हम ऐसे नहीं करते थे, हम खुद जाते थे। कभी कभी एडिटर में खुद चला जाता था, भाई देखूँ तो सही क्या मसला है। लेकिन वहाँ से जो अब क्या एक रिपोर्ट बनाते हैं, वही इसको भेज देते हैं। तो उनसे भी बात करेंगे कि भाई अब ये स्पॉट रिपोर्टिंग करें, चाहे आपको पता हो कि मुल्तान के हॉस्पिटल में कितने बिस्तरे हैं, बेड्स कितने हैं, जामशोरा में कितने हैं, या पिशावर में कितने हैं, लेकिन किसी को पता नहीं होगा। एग्जैक्टली सर, लास्ट में मैं चाहूँगा हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उनके वालिदैन के लिए और तमाम असातिज़ा के लिए, और फिर जहाँ जहाँ पे आपने विज़िट करना है उन तमाम ओहदेदारों के लिए एक मैसेज जो है ना प्लीज़। मैं एक अच्छी उम्मीद लेकर आया हूँ, और ये भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं जी। उनसे मैं ये कहूँगा कि भाई इस बात को अपने घर की बात समझ के काम करें। आपके इस काम की वजह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। एक अच्छा नौजवान जब आगे आता है तो उसके पीछे उस्ताद का हाथ होता है। अब उनको गुजारिश ये है कि आप काम करें, क्योंकि तालीम के सिवा तरक्की नामुमकिन है। बेशक सही बात है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मुलाकात करके। आई एम सॉरी, आज हमने ज़रा हल्की बातें की हैं, लेकिन अगली दफ़ा फिर बहस करेंगे और ये करते रहेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। जल्दी आपके कुछ विजिट कंप्लीट हो जाएं, फिर हम दोबारा से जो है वो इसके ऊपर आएंगे और गुफ्तगू करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, वफाकी वज़ीर साहब ख़ुद एक टेक्निकल शख्सियत हैं, मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ भी रखते हैं और वहाँ से अफराद से, उन शख्सियात से मुलाकात भी रहती है, तो डेफ़िनेटली उन मसाइल को ख़ुद समझते हैं और उन पर ऑलरेडी उनकी नज़र है। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह जो है वो बहुत सारी मज़ीद बेहतरी की बातें हम लोग करेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। तब तक के लिए मुझे उश्ना को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। मुलाकात होगी अगले हफ्ते। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।